Hello, welcome to Gate Academy. Right, so we are going to start the session on formula series, basically BRC के लिए, ठीक है? So writing from the first the scratch part and we will be ending the whole syllabus with such a formula, ठीक है? तो उससे पहले just let me know my voice is fine. Okay, just cross check two things. My voice and the screen is fine. Two things, please. हाँ. So everyone for this session, all of you welcome. So from scratch, we are going to deal all the formula related to CRE. Okay, starting from very basics and वहां से लेके पूरा CRE के सिलेबस में जितने भी फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे एक चीज ये कहना चाहूंगा कि इसमें जितना भी हम फॉर्मूला कवर करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू जनरलाइज एवरीथिंग. ऐसे सब केसेस, कई सारे केसेस हमें मिल सकता है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू बार्ट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपके पास फॉर्मूला है दिमाग में, देन व्हेनेवर यू सी द क्वेश्चन, तो आपको जैसे क्वेश्चन दिखता है, आप तुरंत आपको फॉर्मूला याद हो जाना, फॉर्मूला याद आना चाहिए, राइट? सो इन दैट केस वी हैव टू मेक श्योर कि हम सेट ऑफ फॉर्मूला को रीड करें, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट. हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड ईच एंड एवरी केस वे विल बी डिस्कसिंग वेयर वी हैव टू यूज, ठीक है? सो आराम से शुरू करते हैं. फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द बेसिक पार्ट्स ऑफ द फॉर्मूला इन विच द सीआरई सिलेबस इज डिवाइडेड, ठीक है? तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पहले कवर करेंगे केमिकल काइनेटिक्स को. पहले हम कवर करेंगे केमिकल काइनेटिक्स जनरल, ठीक है? देन वी आर गोइंग टू कवर रिएक्टर के बारे में. नंबर 3 वी आर गोइंग टू डील विथ रिएक्टर काइनेटिक्स, ठीक है? फिर हम डील करेंगे नंबर 4 मल्टीपल रिएक्शंस के बारे में. फिर हम डील करेंगे मल्टीपल रिएक्शंस के बारे में, मतलब मल्टीपल रिएक्शन का काइनेटिक्स के बारे में हम डील करने वाले हैं, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू डील विथ मल्टीपल रिएक्शन काइनेटिक्स, ठीक है? नंबर 5 हो जाएगा विच इज द मोस्ट मेजर पार्ट बिकॉज वी हैव टू सी द फॉर्मूला फॉर देम ऑल्सो. तो यहां पे नॉन आइसोथर्मल सिस्टम के बारे में देखेंगे, ओके? देन वी आर गोइंग टू डील नॉन आइडियल रिएक्टर्स के बारे में, ओके? नॉन आइडियल रिएक्टर्स के बारे में. एट द एंड वी आर गोइंग टू सी द हेट्रोजीनियस सिस्टम विच इज कैटलिस्ट, ओके? तो कैटलिस्ट के अराउंड जितने भी फॉर्मूला है वो भी हम देखेंगे. सो आई एम जस्ट राइटिंग हेट्रोजीनियस सिस्टम, ठीक है? राइट. सो यू नीड टू गो पैरेलल विथ मी. जैसे मैं बताते जा रहा हूं वैसे आप लिखते जाइएगा, ठीक है? जितना जल्दी हो सके, राइट? एंड बिकॉज देयर आर मेनी फॉर्मूला, बहुत सारी फॉर्मूला है, बहुत सारी कंडीशंस है, तो उसको अच्छे से हम देख लेते हैं आज के सेशन में, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद जनरल काइनेटिक्स विच इज केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? तो पहले हम शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है? So I'm just writing with chemical kinetics first. Chemical kinetics, ठीक है? पहले हम शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स जनरल. तो पहले हम जनरल के बारे में स्टडी कर लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूला इस कैटेगरी में है. ओके, फाइन. फर्स्ट वी हैव टू मेक श्योर कि मैं यहां पे लिखते जा रहा हूं, ठीक है? सपोज A गिव राइज टू B है, अ सिंपल रिएक्शन है, ठीक है? सो फॉर दैट केस वी हैव टू रिप्रेजेंट रेट ऑफ रिएक्शन as rate of disappearance of A which is equals to K times Ca power n. ये सबको पता है, राइट? तो ये हो जाता है आपका रेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट? रेट लॉ जिसको हम बोलते हैं. अब दूसरा फॉर्मूला इसके नीचे क्या आ जाएगा? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. तो मैं यहां पे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा रेट लॉ, इसको मैं लिख सकता हूं रेट लॉ, ओके? नाउ द सेकेंड पार्ट, ओके? नाउ द सेकेंड पार्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ओके? वो भी जनरल रेट इक्वेशन. फिलहाल यहां पे हम क्या करेंगे? जनरल देखेंगे, ठीक है? फिर हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, स्पेसिफिक रिएक्शंस का क्या क्या है फॉर्मूला वो हम देखने वाले, बट फिलहाल हम जनरल स्टडी कर लेते पहले, ठीक है? तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? फॉर दिस केस इट्स ओके. नाउ फॉर जनरल इट विल बी Ca 1 - n minus Ca0 1 - n equals to n-1 into K into T, ठीक है? चलो, ये सबको आता है, आई गेस एवरीवन नो दिस फॉर्मूला, राइट? बट इन केस इफ यू फॉरगेट, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर इन दिस वे, ठीक है? पहले रेट लॉ को रिमेंबर करना जरूरी है, और इस रेट लॉ को जब हम इंटीग्रेट करते हैं जनरल, देन वी आर गोइंग टू गेट दिस
दिस इक्वेशन. ओके, नाउ जैसे हमें पता है कि ये इक्वेशन ये जनरल है, बट फॉर विच केस दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड, फॉर विच ऑर्डर, कोई बता सकता है फॉर विच ऑर्डर दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड? कोई बता सकता है? I'm just waiting for your answers. If you know, just help me out. For which order of reaction this equation is not valid? Yeah. If anyone, just let me know. Yes. For which order this reaction is not valid for n equals to 1. ठीक है, तो for n equals to 1 this reaction is not valid. ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. अभी हम चलते हैं हाफ लाइफ की तरफ. ठीक है, हाफ लाइफ की तरफ देखते हैं. तो हाफ लाइफ के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं हाफ लाइफ. ठीक है, वो भी जनरल स्टेटमेंट लिख रहा हूं, हाफ लाइफ का जनरल स्टेटमेंट. तो हाफ लाइफ का जनरल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहां पे? दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बार के एग्जाम में काफी बार पूछा गया हाफ लाइफ के बारे में, राइट? तो आपके कैलकुलेशंस बहुत फास्ट और बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए व्हेन यू कैलकुलेट द हाफ लाइफ. प्लीज रिमेंबर, सो टी हाफ विल बी इक्वल्स टू, हम यहां पे लिखेंगे 2 पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1 इंटू रेट कॉन्स्टेंट. ठीक है, और यहां पे CA नॉट इन पावर 1 माइनस n. ठीक है, और एक बात क्या है यहां पे, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब क्या है, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू CA नॉट पावर 1 माइनस n. ठीक है, ये हाफ लाइफ जनरल. ठीक है, कोई भी ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हाफ लाइफ निकालना चाहते हो तो यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो यहां पे हाफ लाइफ हो चुकी है, राइट? तो यहां पे ये तीन चीजें हमने देख लिया है, राइट? नाउ इफ आई मेंशन फ्रैक्शनल लाइफ, ठीक है, तो और एक चीज यहां पे मेंशन कर सकते हैं फ्रैक्शनल लाइफ. तो यहां पे हम लिखें फ्रैक्शनल लाइफ. ओके, फ्रैक्शनल लाइफ के बारे में देखें तो फ्रैक्शनल लाइफ क्या हो जाएगा, हाफ की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ लिखने वाले हैं. ठीक है, फ्रैक्शन. तो जनरली दिस विल बी समहाउ वेरी सिमिलर, बहुत सिमिलर होगा, विच इज टी एफ. ठीक है, टी एफ इक्वल्स टू यहां पे एफ पावर 1 माइनस एन माइनस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू के CA नॉट पावर 1 माइनस n. सब कुछ सेम रहता है, बस ये है कि 2 की जगह f लिखेंगे, तो ऑफ कोर्स व्हेन वी राइट f इट विल बी 1 माइनस n. ठीक है, तो अगर कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर आपको पूछा गया हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन अगर पूछा गया या फिर कोई भी कैलकुलेशन रिलेवेंट टू फ्रैक्शनल लाइफ है, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, फाइन. सो व्हेन वी गो अक्रॉस दिस दीज आर वेरी जनरल. ओके, फॉर एनी n वैल्यूज. अभी हम स्पेसिफाई करेंगे फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए. ठीक है, तो उसके लिए हमें यहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा फॉर ईच एंड एवरी ऑर्डर स्पेसिफिक टू दैट ऑल 3. ठीक है, तो हम यहां पे लिख दे स्पेशल केसेस लिख देते हैं. तो यहां पे हम लिखेंगे स्पेशल केस. ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे स्पेशल केस. तो स्पेशल केस में पहला स्पेशल केस है n इक्वल टू 0. पहला स्पेशल केस क्या है, n इक्वल टू 0. ओके, एग्जैक्टली. हाँ, शिंदे का एक डाउट है किस पार्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, पूरा CR नहीं पढ़े तो. ओके, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल जो CRE 1 है उसमें अच्छे से फोकस कीजिए. ठीक है, क्योंकि आपके गेट के एग्जाम में भी CRE 1 से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे. तो आपका CRE 1 जो है वो आपको बेसिक पार्ट्स होती है, राइट? CRE 2 इज समहाउ, उसमें कई सारे फॉर्मूला एप्लीकेशन, जैसे नॉन आइडियल रिएक्टर्स है, नॉन आइसोथर्मल है, उसमें से कुछ फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं. ठीक है, फाइन. तो फिलहाल फटाफट इस चीजों को आपको याद रखिए. ठीक है, सो दैट अब एग्जाम में हाफ लाइफ का क्वेश्चन जनरली आता है, तो इस पे बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करना पड़ेगा. यू हैव टू गेट 3 मार्क्स फ्रॉम हियर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्पेशल केस के लिए हम फटाफट हम यहां पे लिखते हैं n इक्वल टू 0. तो आपको पता है, बट फिर भी आप इसको अच्छे से डिजाइन करके जैसे आप नोट्स लिखते हो वैसे आप लिखते जाइए. ठीक है, अच्छी बात है. नाउ लेट्स गो फॉर n इक्वल टू 0 हियर. तो n इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन और हाफ लाइफ, दो चीजें हमें मेंशन करना है. 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन लिखेंगे और उसका हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन लिखेंगे. ठीक है, तो क्या होगा n इक्वल टू 0 के लिए, तो n इक्वल टू 0 के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, CA नॉट माइनस CA इक्वल्स टू KT, और इसका हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, CA नॉट अपॉन 2K. ठीक है, CA नॉट अपॉन 2K. बस आपको इतने याद रखना, और इससे ज्यादा बिल्कुल भी कुछ भी याद मत रखिए. फॉर n इक्वल टू 0 दीज आर द 2 एक्सप्रेशंस. ठीक है, अब चलते हैं n इक्वल्स टू 1 के लिए. अब n इक्वल्स टू 1 के लिए हमें क्या क्या एक्सप्रेशंस मिलते हैं वो देख लेते हैं. ठीक है, तो यहां पे इसी में ही मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों केसेस के लिए मैं डिफाइन करूंगा. लेट्स राइट फॉर n इक्वल्स टू 1. ठीक है,
फॉर n इक्वल्स टू 1। तो फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए मैं यहां पे दो केसेस को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। कैसे? सबसे पहली चीज ये है, ये आपका हो जाता है रिवर्सिबल केस के लिए, ठीक है, ये हो जाता है आपका रिवर्सिबल केस के लिए। दूसरी होती है आपका इररिवर्सिबल केस के लिए, इररिवर्सिबल केस के लिए, ठीक है, फाइन। रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें जितने भी फॉर्मूला आता है उस सब सारे फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी पैटर्न में आ सकता है। अगर आपको वो फॉर्मूला क्लिक कर जाता है कि यही फॉर्मूला लगेगा, देन यू कैन इजीली जस्ट पुट द फॉर्मूला, ओके, एंड गेट द आंसर, ठीक है। तो वो आपके लिए फायदा होगा, इसलिए मैं यहां पे रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर को हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं इररिवर्सिबल। फटाफट, इररिवर्सिबल वाला बहुत इजी है, क्योंकि यहां पे एक्सपोनेंशियल टर्म आता है, ये सबको पता है। तो यहां पे इररिवर्सिबल केस के लिए n इक्वल्स टू 1 के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, सी ए इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, सी ए नॉट ई पावर माइनस के टी, ठीक है, फाइन। एक ऐसा एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अभी हम यही एक्सप्रेशन को हम मॉडिफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ कन्वर्शन, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ कन्वर्शन आपका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉन 1 माइनस एक्स ए इक्वल्स, ठीक है, ये भी हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके दो एक्सप्रेशंस रिलेवेंट टू फर्स्ट ऑर्डर इररिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो इररिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए कितने हुए, दो फॉर्मूला। अब उसके साथ हाफ लाइफ तो होगा ही, तो जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ लिखा है, वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम हाफ लाइफ लिखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टी हाफ विल बी इक्वल्स टू ln 2 अपॉन के, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.693 अपॉन के, ऐसे लिख सकते हैं। ऑब्वियसली इस चीज को ऐसे ही पैटर्न में लिखिए ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाता है इररिवर्सिबल केस के लिए ये तीन फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहां पे रिएक्शन को मेंशन कर लेते हैं, ए इररिवर्सिबल बी, ठीक है, और यहां पे हम लिखेंगे ए रिवर्सिबल बी लिखेंगे, ए रिवर्सिबल बी, ठीक है। तो यहां इन दोनों को आप एक साथ याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने यहां यहीं पे रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर के लिए कई सारे फॉर्मूला है, उसको एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, यहां पे लिख रहा हूं, पहले फंडामेंटल चीजों को लिख लेते हैं। माइनस ऑफ आर ए, जैसे आप रेट को एक्सप्रेस करते हैं उस चीज को पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस ऑफ आर ए विल बी इक्वल्स टू K1 इंटू सी ए माइनस K2 इंटू सी बी। यहां पे K1 होगा फर्स्ट ऑर्डर का रेट, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, और K2 आपको हो जाएगा बैकवर्ड के लिए। तो यहां पे हम K2 रिप्रेजेंट करेंगे बैकवर्ड के लिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है। सी ए विल बी इक्वल्स टू सी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स, ये सबको पता है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर ए विल बी इक्वल्स टू K1 सी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए माइनस ऑफ K2। अब CB की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, CB नॉट, क्योंकि हो सकता है कि इनिशियली हमारे पास कुछ B मोल्स है, तो वही मोल्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, विच इज इक्वल टू CB नॉट प्लस CA नॉट इंटू XA, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जनरल आइडिया होना चाहिए, जब भी कोई रिवर्सिबल का कोई क्वेश्चन आता है तो ये आपको क्लिक होना चाहिए कि ये हम यूज कर सकते हैं फॉर आवर कैलकुलेशन, ठीक है। यहां तक सबका क्लियर है, हाँ, ओके, यहां तक सबका क्लियर है, ओके फाइन। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्सिबल केस के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, ठीक है। अब ये हो गया, ये दोनों चीजें हमने रिप्रेजेंट किया, इसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए इररिवर्सिबल के लिए मैंने यहां पे ऐसे लिखा माइनस लॉन 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। तो यहां पे रिवर्सिबल केस में जो हम कन्वर्शन अचीव करते हैं वो कन्वर्शन एट द इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो एट द इंफिनिटी द कन्वर्शन विल बी एक्स ए ई, लेट्स सपोज, ठीक है। तो यहां पे आप वही चीज को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स ए ई, कैसे, तो यहां पे कैसे एक्सप्रेस करने वाले, माइनस ऑफ लॉन, ठीक है, यहां पे लिखेंगे एक्स ए ई माइनस एक्स ए बाई एक्स ए ई, ओके, इक्वल्स टू यहां पे लिखेंगे m प्लस 1 बाई m प्लस एक्स ए ई, ठीक है, इंटू K1 इंटू टी, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा देखिए, एनालाइज कीजिए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए।
यहां पे 1 माइनस एक्स ए की जगह एक्स ए ई माइनस एक्स ए बाई एक्स ए ई। अगर इस इक्वेशन को इरिवर्सिबल वाला इक्वेशन अगर हमें बनाना है तो एक्स ए ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब इरिवर्सिबल केस में ऑब्वियस सी बात है आपका कन्वर्शन अचीव हो जाएगा 100% एट टाइम इक्वल्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं एंड दिस इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड टू इरिवर्सिबल। ठीक है, तो फिलहाल हम रिवर्सिबल के बारे में बात करते हैं। ये कौन से कंडीशन में होता है? व्हेन dCA by dt इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे कंडीशंस मेंशन कर लेते हैं। dCA by dt will be equal to 0, मतलब when this is equals to 0, तब ये आपको इक्वेशन मिलता है फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल के लिए माइनस ऑफ RA हैज टू बी 0, मतलब dCA by dt हैज टू बी 0। ठीक है, तो इस चीज को याद रखते हुए इस इक्वेशन को हमने डिराइव किया, मतलब डेरिवेशन पार्ट में यहां पे नहीं बता रहा हूं, बट जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल के लिए तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल। ठीक है, फाइन। तो इसके अलावा कई सारे फॉर्मूला भी है, बट और एक चीज ये है कि वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस फॉर्म। ठीक है, अभी हम और चीज लिख सकते हैं, कैसे? हम के इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं, के इक्विलिब्रियम विच इज इक्वल्स टू K1 अपॉन K2 लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है। द रेशियो ऑफ K1 बाई K2 इज इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां तक सबका डाउट क्लियर है ना? यहां तक दिस पार्ट, दिस इज नंबर 1, ओके, दिस इज नंबर 2, ओके, दिस इज नंबर 3, ओके, एंड दिस इज नंबर 4। ये आपके 4 हो चुके फॉर्मूला रिलेटेड टू रिवर्सिबल ए, रिवर्सिबल बी। ठीक है, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज है, सो 1 2 3 4 इज मेंशन सो फार विच इज K1 इक्वल्स टू K2। ठीक है, और कोई चीज आपको समझना है और कुछ है? यहां तक तो ठीक है ना सबका? ओके, फाइन। नाउ वी आर गोइंग अहेड ऑफ दिस। यहां पे और चीज डिफाइन कर सकते हैं रिवर्सिबल के लिए, और शायद हो सकता है लेट्स सपोज और एक फॉर्म को हम यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच इज m प्लस एक्स ए ई बाई 1 माइनस एक्स ए ई विल बी इक्वल्स टू CBE बाई CAE। ठीक है, तो हमें इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास कुल मिला के 5 सेट ऑफ फॉर्मूला हो जाते हैं रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो इसको आराम से आप नोट कर लीजिए ताकि मैं n इक्वल्स टू 2 के लिए मैं डिफाइन कर सकूं फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे इन द सिंगल स्क्रीन यहां पे आप देख सकते हैं जैसे हमने शुरू किया रेट लॉ से, रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ, फिर फ्रैक्शनल लाइफ, ये हो गया आपका जनरल। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे स्पेशल केस में देखते हैं n इक्वल टू 0, n इक्वल्स टू 1। जब n इक्वल्स टू 1 होता है तो यहां पे दो केसेस हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, तो मैं यहां पे नंबरिंग दे देता हूं ताकि आपको पता चल जाए फॉर्मूला कितने हैं अंडर एवरी कैटेगरी। दिस इज 1 2 एंड 3। ठीक है, यहां पे आपका 1 एंड यहां पे 2। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर है? राइट। नाउ दिस इज ऑल सेट ऑफ फॉर्मूला विच इज रिलेवेंट टू n इक्वल टू 0 एंड n इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी हम बात करते हैं फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए। ठीक है, फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए यहां पे मैं लिख देता हूं n इक्वल्स टू 2 के लिए, n इक्वल्स टू 2 के लिए मैं नीचे लिखूं या साइड में लिखूं? लेट्स राइट डाउन बिकॉज वी आर इन अ सीक्वेंस। सो n इक्वल्स टू 1 के बाद फिर यहां पे n इक्वल्स टू 2 डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, n इक्वल्स टू 2 डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, फॉर n इक्वल्स टू 2 यहां पे भी दो केसेस आता है। ठीक है, n इक्वल्स टू 2 के लिए यहां पे भी दो केसेस आता है। ठीक है, क्या क्या केसेस है? एक आपका होता है यूनिमोलिकुलर होता है, दूसरा होता है आपका बाई मॉलिकुलर। ठीक है, आई थिंक यू नो द फैक्ट। ठीक है, यूनिमोलिकुलर के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, उसको हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बाई मॉलिकुलर का जो एक्सप्रेशन है उसको याद रखना होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर n इक्वल्स टू 2 के लिए। राइट, फॉर n इक्वल्स टू 2 वी हैव अगेन सेट ऑफ 2 थिंग्स हियर। तो यहां पे पहले चीज आपका आता है यूनिमोलिकुलर, तो यहां पे लिख देता हूं यूनिमोलिकुलर। ठीक है, यूनिमोलिकुलर। ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं बाई मॉलिकुलर, बाई मॉलिकुलर। ठीक है, दो चीजें। यूनिमोलिकुलर मतलब जैसे हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं कैसे, 2A गिव राइज टू B। ठीक है, ये आपका यूनिमोलिकुलर इरिवर्सिबल, तो यहां पे इरिवर्सिबल लिखना बहुत जरूरी है, तो यहां पे इरिवर्सिबल लिखना जरूरी है। सो आई एम जस्ट डिफाइनिंग वेरी स्पेसिफिकली, तो यहां पे इरिवर्सिबल होगा। ठीक है,
और यहां पे बाई मॉलिक्यूलर में भी इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फाइन। फॉर यूनिमोलिकुलर 2A गिव राइज टू B, अगर ऐसा कोई केस है तो हाउ कैन वी राइट द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे? फॉर दैट केस वी हैव टू मेंशन 1/CA माइनस 1/CA नॉट इक्वल्स टू KT। एक आपका ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और हाफ लाइफ का क्या एक्सप्रेशन होगा? हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? TF या T हाफ विल बी इक्वल्स टू 1/KCA0 हो जाता है, 1/KCA0। तो ये हो गया आपका दो फॉर्मूला यूनिमोलिकुलर के केस के अंदर। सो आई जस्ट डिफाइन हियर, इट इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, ठीक है। चलो बहुत इजी है, आई थिंक ये काफी लोगों को पता भी होगा, ठीक है। अब चलते बाई मॉलिकुलर के केस में, ठीक है। बाई मॉलिकुलर के केस में यहां पे हमें और एक चीज डिफाइन करना है, जैसे मैं यहाँ M लिखा हूं, इस M का मतलब है रेशियो ऑफ CB0/CA0। यहाँ पे A एंड B दोनों आपके स्पीसीज है, तो यहाँ पे आपका जो M है वो हो जाएगा CB0/CA0। इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। अभी हम बात करते हैं बाई मॉलिकुलर के लिए। तो बाई मॉलिकुलर में दो स्पीसीज होते हैं जो रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द इक्वेशन फर्स्ट, A + B गिव राइज टू C। मैंने ऐसे लिखा, राइट, A + B गिव राइज टू C मैंने लिखा है। नाउ वी हैव टू स्पीसीज एक्टिंग एज ए रिएक्टेंट, ठीक है। तो उन इस केस के लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे, राइट। देन इफ वी मेक श्योर कि यहां पे इसी इक्वेशन को let's suppose we can write it in this way। इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, let's suppose it is A + C give rise to B, ठीक है, where CA0 equals to CC0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब एक इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए काफी तरीके होते हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वन। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में ये रिलेशन अगर दे दिया गया है एंड यू हैव बीन गिवन दिस कंडीशन वेयर CA0 इक्वल टू CC0, तो ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन है अगर क्वेश्चन में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए। इसका मतलब वही होता है यूनिमोलिकुलर इरिवर्सिबल, ठीक है। अभी हम बात करते हैं बाई मॉलिकुलर के केस के लिए, वो भी इरिवर्सिबल, ठीक है। तो इस केस के लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? सो आई एम जस्ट राइटिंग द इक्वेशन हियर। तो यहां पे इक्वेशन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। कैसे? आई एम जस्ट राइटिंग अ सिंगल इक्वेशन विच इज M - XA बाई M into 1 - XA। हम ऐसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू M - 1 into K into CA0 into T। मतलब ये फॉर्मूला वैलिड होता है किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर बाई मॉलिकुलर। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप याद रखते हो। M का मतलब यहां पे वही होता है CB0/CA0। तो मैं यहां पे स्पेसिफिकली यहां मेंशन कर रहा हूं CB0/CA0 विल बी इक्वल्स टू M, ठीक है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पे हम हाफ लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे दो स्पीसीज है, ठीक है। तो अगर एक स्पीसीज होता तो हम इजीली बता सकते हैं हाफ लाइफ क्या है। अब हाफ लाइफ यहां पे दो हाफ लाइफ देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो इरिवर्सिबल अगर यूनिमोलिकुलर है तो एक ही हाफ लाइफ से हो गया था क्योंकि स्पीसीज सिर्फ एक था। अब यहां पे देखिए दो स्पीसीज है और हम यहां बता रहे हैं कि ये आपका एक बाई मॉलिकुलर इरिवर्सिबल का केस है। तो इसका मतलब आपको दो हाफ लाइफ देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक हाफ लाइफ होगा विथ रिस्पेक्ट टू A और दूसरा हाफ लाइफ होगा विथ रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। तो उस तरह से हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे हाफ लाइफ जनरलाइज नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान दीजिए, अगर आपको इक्वेशन रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, रिलेटेड टू दिस, तो आप इस एक्सप्रेशन को अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। चलो यहां तक सबका क्लियर है? शिंदे, ओके। सो हियर यहां तक अगर हम देखें जो जनरल काइनेटिक्स है वो इतना ही आपका फॉर्मूला शायद आता है। If you see this whole picture, we have generalized, then we have specific cases. One is n equal to 0, the other one is n equals to 1 और दूसरा आपका n equals to 2, ठीक है। तो ये आपका सारे मिला के एक सेट ऑफ फॉर्मूला हो जाते हैं जनरल के लिए। मैं यहाँ पे काइनेटिक जनरल करके बता रहा हूँ क्योंकि ये सब आपको आता ही है। फॉर द केस अगर आपको जल्दी याद रखना है सो यू हैव टू बी सिस्टमैटिक, ठीक है। एक के बाद कैसे याद रखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ लाइफ और इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट है और आई मस्ट से कि एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा इसी सेक्शन से,
वो कौन सा है वो मुझे नहीं पता, बट हाफ लाइफ का क्वेश्चन जनरली आता है। फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का रिवर्सिबल केस आया तो आपको थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए कैसे आपको फॉर्मूला पुट करना है, राइट। सो यू हैव टू सी द एंटायर क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड करना है और तुरंत आपको क्लिक करना पड़ेगा कि कौन सा आपका फॉर्मूला फिट होगा, ठीक है। यहां तक सबका क्लियर है? चलो अच्छी बात है। सो वी हैव डन दिस पार्ट विच इज केमिकल काइनेटिक्स इन जनरल, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स इन जनरल। तो यहां तक सब आप लिख लीजिए पहले, हाँ यहां पे आप लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं रिएक्टर की तरफ, ठीक है। आप इससे पहले लिख लीजिए। अच्छा ये चीजें मैंने बता दिया, और एक चीज बताना बहुत जरूरी है, रिएक्शन रेट की थ्योरीज, ठीक है, अरेनियस थ्योरी, कोलिजन थ्योरी और आपका ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो ये तीन थ्योरीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, और अरेनियस थ्योरी स्पेसिफिक टू दैट इट्स वेरी कॉमन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल गलत नहीं करना चाहिए। मेनी ऑफ देम डोंट नो व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ के, व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट शुड द यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यह सब छोटी मोटी चीजें आपको आनी चाहिए, राइट। सो आई एम जस्ट डीलिंग विद द थ्योरीज, ओके, और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो फर्स्ट थिंग फॉरमोस्ट यहां पे लिखता हूं के बारे में, ओके, यहां पे मैं लिखता हूं के बारे में। सो लेट मी राइट डाउन, ओके, लेट मी राइट डाउन हियर, ओके। तो यहां पे मैं लिखता हूं किसके बारे में, राइट, यहां पे लिखता हूं रिएक्शन रेट थ्योरीज, यहां पे लिखता हूं रिएक्शन रेट थ्योरीज। तो यहां पे मैं लिखता हूं रिएक्शन रेट थ्योरीज। हमें पता है कि हमारे पास कितने थ्योरी से, तीन है, राइट। वो सारी थ्योरी किसके बारे में है, रेट कांस्टेंट के बारे में, राइट। सो रिएक्शन रेट थ्योरीज, या मैं बोलूंगा रेट कांस्टेंट थ्योरीज में बोल सकता हूं, ठीक है। तो पहला थ्योरी आपको पता है, पहले हम जनरल इक्वेशंस को पहले डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स राइट द जनरल इक्वेशंस। K इक्वल्स टू के नॉट ई पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बाई आर टी, एक आपका ऐसा इक्वेशन हुआ, ठीक है। ये इक्वेशन आपका अर्हीनियस है। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, यहां पे मैं लिख सकता हूं टी पावर 0 लिख सकते हैं, है कि नहीं, राइट। सो टी पावर 0 इज 1, हम जनरलाइज कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन किसका है, अर्हीनियस का है, ठीक है। ये इक्वेशन किसका है, अर्हीनियस का है। तो ये आपका अर्हीनियस का है, ये आपका अर्हीनियस का है। नाउ लेट्स राइट फॉर कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के लिए आपका हो जाएगा विच इज के इक्वल्स टू टी पावर हाफ हो जाएगा के नॉट ई पावर माइनस ई बाई आर टी, ठीक है। चलो, और दूसरी है आपका ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो यहां पे लिख सकते हो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी करके, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में जस्ट आपको यहां पे t का पावर चेंज करना पड़ेगा, विच इज t पावर 1 k नॉट e पावर माइनस e अपॉन आर टी, ठीक है। ऐसे आपके कितने केसेस हो गए, 3 केसेस हो गए, राइट। तो आपको कैसे याद रखना है, विच इज इन सीक्वेंस, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो A आता है पहले, उसके बाद C आता है, उसके बाद T आता है। तो वैसे ही हमने अरेंज किया है, और उसके हिसाब से आप देखिए पावर्स भी इंक्रीज करते जा रहे हैं, T के पावर्स, ठीक है। टेम्परेचर पावर 0 है, टेम्परेचर पावर हाफ है, और टेम्परेचर पावर 1 है इन द सीक्वेंस, ठीक है। तो अब यहां पे अर्हीनियस को हम बहुत फोकस में ले रहे हैं, तो अर्हीनियस के केस में थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। इसको अगर हम दो टेम्परेचर्स में कंसिडर करें, दो टेम्परेचर्स के लिए, सो इट विल बी ln K2 by K1 will be equals to E by R 1 by T1 minus 1 by T2। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप गलती करते हो वो है आपका यूनिट्स, ठीक है। तो यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, वो भी स्टैंडर्ड यूनिट्स है। यहां पे अगर रेट कांस्टेंट के बारे में बात करें तो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है K बेसिकली। तो K का यूनिट होता है कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स होता है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल्स पर मीटर क्यूब या मोल्स पर लीटर, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, मोल्स पर मीटर क्यूब आपका ऐसा यूनिट होता है कॉन्सेंट्रेशन के लिए, ठीक है। और टाइम का यूनिट आपको पता है सेकंड्स होता है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू मैनिपुलेट, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं आर का मतलब, यहां आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है
अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है आर का, तो आर का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है तो हम फ्रैक्शनल टर्म्स में हम बता सकते हैं, ठीक है। 8.314 को हम क्या कर सकते हैं, 25/3 भी लिख सकते हैं, राइट। तो इसी चीज को अगर एरर को कम करना है, ठीक है, अगर एरर को कम करना है तो हम 8.314 को कैसे लिखेंगे, 25/3 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्लाई करने से, ये वैल्यू 25/3 को यूज करने से आपके कैलकुलेशन में एरर थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर्स क्या है, ऑब्वियसली टेम्परेचर्स यहाँ पे क्या केल्विन में होगा, तो टेम्परेचर आपका केल्विन में है, राइट। सो टेम्परेचर विल बी इन केल्विन, टेम्परेचर विल बी इन केल्विन, ठीक है। तो सारी यूनिट्स को मैंने मेंशन कर दिया एक्सेप्ट एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा हमेशा जूल पर मोल में होना चाहिए, हमेशा किस में होना चाहिए, जूल पर मोल में होना चाहिए। यहां तक सबका क्लियर है, यहां तक सबका क्लियर है, एक बार चेक कर लो, हाँ एग्जैक्टली यहां तक सबका क्लियर है, जस्ट डू रिस्पॉन्ड वंस। आर यू राइटिंग इन अ सीक्वेंस, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको याद रखना है सीआरई के फॉर्मूला, सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे भी बहुत सारे फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें सीक्वेंस में याद रखना इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं सारे सीक्वेंस को मेंटेन कर रहा हूं, ठीक है। जनरल, फिर n=0, फिर 1, फिर 2 एंड आफ्टर दैट रिएक्शन रेट थ्योरीज। तो रिएक्शन रेट थ्योरीज में 3 है और मैंने स्पेसिफिक टू द अर्हीनियस थ्योरी मैंने यहां पे बता दिया आर का क्या यूनिट है, आपका क्या वैल्यू है, उसके साथ ही साथ टेम्परेचर हमेशा स्टैंडर्ड केल्विन में होना चाहिए, ओके। और के का यूनिट मैंने यहां पे बता दिया, कॉन्सेंट्रेशन 1 - n टाइम इनवर्स। यहां पे कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर भी हो सकता है या फिर मोल पर मीटर क्यूब, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। बट यहां पे टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, हमेशा केल्विन में, तभी हम आर का वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आर का यूनिट भी यहां पे केल्विन में है, राइट। सो डेफिनेटली आपका टी केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। यहां तक सबका क्लियर है एवरीवन, यहां तक। In a sequence, you have to mention everything because starting from general n=0, 1, 2 वो सारी चीजें हो चुका, साथ ही साथ रिएक्शन रेट थ्योरीज को भी हमने सीक्वेंस में हमने लिखा, राइट। नाउ आई एम जस्ट राइटिंग हाउ मेनी, दिस इज 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3, 1 2 3 हो चुका है। तो अभी हम देख लेते कितने फॉर्मूला हमारे पास हुए हैं, हमारे पास कितने फॉर्मूला हुए हैं अभी तक। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके, 14 15 16 17 17 18 19 20 फॉर्मूला, यहीं पे आपका 20 फॉर्मूला है, ठीक है। आगे में तो बहुत सारे होंगे, राइट। फॉर सिंपल बेसिक्स यू हैव 20, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिए 20 की 20 पूरा आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, एटलीस्ट कहीं ना कहीं से पूछेगा, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि द टाइम लिमिट इज 2 आवर्स, तो आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। ऑल्सो देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, तो इस बात का ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलो अच्छी बात है। सो लेट्स फोकस ऑन अनदर एस्पेक्ट विच इज रिएक्टर, ठीक है। तो रिएक्टर से पहले और एक चीज हमें समझना बहुत जरूरी है, वो है आपका सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम होमोजीनियस के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे 2 सिस्टम्स हम देखते हैं, एक आपका होता है कांस्टेंट डेंसिटी और दूसरा होता है आपका वेरिएबल डेंसिटी। तो उस चीज को हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डील विद रिएक्टर्स, ठीक है। चलो अच्छी बात है। जस्ट लेट मी नो विथ यस और नो, हैव यू कंप्लीटेड दिस पार्ट? Then only I can go for the reactor system. Yeah. Then only I can go for reactor system. कोई भी डाउट है सर ये क्या है, आप इसको समझा दीजिए, या फिर आपको लगता है कि कहीं पे गलती हुई है तो आप बोल सकते सर यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। सो यू हैव एनीथिंग इशू इन दैट वे? मुझे नहीं लगता है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें आपके लिए परफेक्ट है, आई होप, ठीक है। चलो, I cannot make a box because all the formula are important, ठीक है। मैं यहाँ पे बॉक्स नहीं बना सकता क्योंकि सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला है तो मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया है, ठीक है। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है? गिव मी थम्स अप गाइस, या ओके फाइन। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट विच इज समथिंग अबाउट
डेंसिटी, आई वुड से द कांस्टेंट डेंसिटी एंड वेरिएबल डेंसिटी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपने लिखा है, आई होप यू हैव रिटन इट डाउन। ठीक है, सो वी विल गो फॉर अनदर टॉपिक विच इज रिएक्शन सिस्टम। सो आई वुड जस्ट से होमोजीनियस रिएक्शन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे होमोजीनियस रिएक्शन सिस्टम के बारे में। तो होमोजीनियस रिएक्शन सिस्टम में हम यहाँ पे दो सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम, कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम हो जाएगा, और एक होता है वेरिएबल डेंसिटी सिस्टम। आई थिंक यू आर क्वाइट वेरी वेल नोन विद दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं आपसे ही पूछ सकता हूं। ठीक है, तो कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए यहां पे बस मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द होल थिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट कांस्टेंट डेंसिटी वी टॉक अबाउट लिक्विड फेज रिएक्शंस। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट वेरिएबल डेंसिटी वी ऑलमोस्ट डील विद गैस फेज रिएक्शंस, ये आपको पता है। ठीक है, तो अब जब कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के बारे में देखते हैं तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है CA नॉट इंटू CA इक्वल टू CA नॉट 1 माइनस x से, हम ऐसे लिखते हैं, राइट। जब हम वेरिएबल डेंसिटी के बारे में देखते हैं सो वी ऐड सम मोर फैक्टर्स टू इट विच इज इक्वल टू CA नॉट इंटू 1 माइनस XA विच इज 1 प्लस एप्सिलॉन A XA। ठीक है, राइट, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो यहां पे आप देखिए दोनों में क्या फर्क है, यहां पे डिनोमिनेटर एक्स्ट्रा है इन केस ऑफ वेरिएबल डेंसिटी। तो इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन A x है, जो एप्सिलॉन है, सो बेसिकली यहां अगर वॉल्यूम डिफाइन करें तो वॉल्यूम हो जाएगा V नॉट इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन A इंटू XA। क्या हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द होल पार्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड, कांस्टेंट डेंसिटी एंड वेरिएबल डेंसिटी इन दिस वे। ठीक है, नाउ most importantly when we talk about this we talk about at constant temperature and pressure, constant temperature and pressure। इस बात का ध्यान दीजिए, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में constant temperature and pressure लिखा हुआ है तभी आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। यही एक्सप्रेशन से above एक्सप्रेशन भी आपको मिलता है, that means at constant temperature and pressure, okay, constant temperature and pressure we use this। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए कैसे, अगर नॉट कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर नहीं हुआ तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू V नॉट, ओके, 1 प्लस एप्सिलॉन A XA, ओके, इंटू P नॉट बाई P इंटू T बाई T नॉट। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। हम ऐसे लिखेंगे जब आपका कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका वेरिएबल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस में। ठीक है, फाइन, तो ये हो जाता है आपका अनदर फॉर्मूला। ठीक है, अंडर दिस केस। ठीक है, अब ये दोनों चीज मैंने बता दिया है, और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका एक्सपेंशन फैक्टर। ठीक है, एक्सपेंशन फैक्टर में क्वेश्चंस आना काफी फ्रीक्वेंट है, मतलब यू नो इन गेट एग्जाम्स आल्सो, इन एनी ऑफ द एग्जाम ये एक्सपेंशन फैक्टर वाला क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो एक्सपेंशन फैक्टर वाला क्वेश्चन आप जरूर करके आएगा अगर क्वेश्चन अगर आता है तो। ठीक है, तो ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपेंशन फैक्टर, so expansion factor is something written as epsilon A which is equals to something this is delta into mole fraction, let's suppose। ठीक है, let's suppose this is mole fraction we have written। तो यहां पे आप देखिए अगर आपका रिएक्शन सिस्टम में A है और आपका इनर्ट है, ठीक है, A और इनर्ट है, राइट, और ये आपका गैस फेज है, जैसे मैंने आपको बताया वेरिएबल डेंसिटी का मतलब होता है गैस फेज। तो ये चीजें काफी कॉमन है, आपको पता भी होगा, राइट। सो इन दिस केस सपोज वी हैव अ सिस्टम इन विच वी हैव टू थिंग्स, वन इज A अदर वन इज इनर्ट, एंड द रिएक्शन इज समहाउ A गिव राइज टू B, ओके, A गिव राइज टू लेट्स सपोज 2B। हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द स्टोकियोमेट्री हम यहाँ पे एप्सिलॉन को हम डिफाइन करेंगे, लेट्स सपोज A गिव राइज टू 2B है। ठीक है, तो यहां पे अगर डिफाइन करें एप्सिलॉन A को, कैसे डिफाइन करेंगे, दिस एप्सिलॉन A वैल्यू विल बी, लेट्स सपोज A इज योर 50%। ठीक है, आपका रिएक्शन मिक्सचर में आपने जो फीड लिया है दोनों 50-50% है। ठीक है, तो आपका रॉ मटेरियल क्या है, A 50% और इनर्ट भी 50% है, एंड A गिविंग राइज टू 2B आपका रिएक्शन है। ठीक है, तो ये स्टोकियोमेट्री के हिसाब से भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सो दिस डेल्टा विल बी व्हाट, 2 minus 1 by 1, so I just write 2 minus 1 by 1,
इंटू दिस YA विल बी हाफ, बिकॉज मोल फ्रैक्शन आपका कितना है 50%। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। सो 1 इंटू हाफ विल बी इक्वल्स टू हाफ विच विल इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, तो एप्सिलॉन ए जो एक्सपेंशन फैक्टर है वो लेस देन 1 है। ठीक है, तो लेस देन 1 का मतलब है वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, द रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसी बात से हमें एक चीज पता चल रहा है, एक्सपेंशन फैक्टर हमें ये बताता है कि हाउ कैन वी से दैट दिस इज अ वेरिएबल डेंसिटी और नॉट। ठीक है, आइदर इट कैन एक्सपैंड और इट कैन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये दो चीजें पॉसिबल है। सो दैट्स व्हाई एप्सिलॉन ए विच इज एक्सपेंशन फैक्टर इन एनी केमिकल रिएक्शन सिस्टम्स, व्हेन वी टॉक अबाउट होमोजीनियस वी ऑलवेज टॉक अबाउट एक्सपेंशन फैक्टर। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर है? ये सारी चीजें, ये फॉर्मूला थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, देन ओनली वी कैन गो फॉर द रिएक्टर सिस्टम। बेसिकली परफॉर्मेंस इक्वेशन के बारे में हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कांस्टेंट डेंसिटी। ठीक है, दूसरा हो जाता है आपका वेरिएबल डेंसिटी। ठीक है, चलो यहां तक हो गया आपका? ओके, ओके, अभी हम चले नेक्स्ट सिस्टम की तरफ। नेक्स्ट सिस्टम हम डिफाइन करेंगे रिएक्टर्स के बारे में। अब हम जब रिएक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में क्या आता है? परफॉर्मेंस इक्वेशंस आता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस इक्वेशंस को डिफाइन कर लेते हैं। जो जनरल परफॉर्मेंस इक्वेशन 3 रिएक्टर्स के लिए, एक आपका बैच, दूसरा PFR, तीसरा आपका CSTR। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिएक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। उससे पहले जब हम रिएक्टर का परफॉर्मेंस इक्वेशन लिखते हैं तो कहां से लिखते हैं, वो सोर्स क्या है? ठीक है, वो सोर्स हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, वो होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो उस चीज वहीं से आपका जो भी आपका इक्वेशन है वो डिराइव होता है। ठीक है, और परफॉर्मेंस इक्वेशन का मतलब क्या है? इट कोरिलेट्स इनपुट एंड आउटपुट फॉर ए रिएक्टर सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं उन चीजों को फर्दर रिएक्टर्स। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कुछ फॉर्मूला रिस्पेक्ट टू होमोजेनियस रिएक्टर सिस्टम, रिएक्शन सिस्टम बेसिकली। अब हम बात करते हैं रिएक्टर्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में? रिएक्टर्स के बारे में बात करेंगे। रिएक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रिएक्टर्स के बारे में क्या है? रिएक्टर इज समथिंग अ वेसल इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस एट सम स्पेसिफिक कंडीशंस, वो सबको पता है। ठीक है, नाउ रिएक्टर्स के बारे में अगर देखते तो हमारे दिमाग में परफॉर्मेंस इक्वेशन आता है। तो परफॉर्मेंस इक्वेशन लिखने से पहले हम क्या लिखते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास लिखते हैं। रेट ऑफ मोल्स इन प्लस rate of moles generated, rate of moles generated। ठीक है, ये चीज यूनिवर्सल है, दिस इज यूनिवर्सल, राइट? सो दिस इज यूनिवर्सल। इसको ब्रैकेट में लिखिए, माइनस रेट ऑफ मोल्स आउट, रेट ऑफ मोल्स आउट। ठीक है, प्लस रेट ऑफ मोल्स consumed will be equals to rate of moles accumulated, rate of moles accumulated। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? डेफिनेटली हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके 5 टर्म्स फॉर एनी कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसी बेसिस पे हम परफॉर्मेंस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस इक्वेशन पहले हम बात करते हैं बैच सिस्टम के लिए। तो बैच सिस्टम के लिए वी ऑल्सो नो दैट परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर ए बैच सिस्टम, व्हेन वी टॉक अबाउट ए बैच सिस्टम, सो वी टॉक अबाउट होल्डिंग टाइम। ऑब्वियसली यहाँ पे जो T है वो आपको होल्डिंग टाइम है। T विल बी इक्वल्स टू व्हाट? T विल बी इक्वल्स टू CA नॉट 0 to XA dXA बाई माइनस ऑफ RA। ठीक है, फाइन। तो ये हो जाता है आपको होल्डिंग टाइम का एक्सप्रेशन। ठीक है, यहां T का मतलब होता है वही टाइम जो आपका एफिशिएंसी बताते हैं बैच रिएक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो बैच रिएक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो आपका होल्डिंग टाइम होगा। ठीक है, तो ये होगा बैच के लिए। व्हेन वी टॉक अबाउट PFR, when we talk about PFR system, so let's just define for the constant density। तो यहां पे मैं कांस्टेंट डेंसिटी के तौर पे बोलूं, वी रिप्रेजेंट टाउ, स्पेस टाइम। ठीक है, तो स्पेस टाइम विल बी इक्वल्स टू CA नॉट 0 to XA dXA बाई माइनस ऑफ RA। सिमिलर एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलते हैं बैच इन PFR के लिए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं CSTR के लिए। तो अभी हम CSTR के लिए बात करें, अगेन वी हैव टू रिप्रेजेंट बाय टाउ।
ठीक है, तो टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा सी ए नॉट इंटू एक्स ए बाई माइनस ऑफ आर ए। बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है सी एस टी आर के लिए, इसलिए हमें कैलकुलेशंस करना काफी इजी होता है व्हेन वी सी सी एस टी आर। ठीक है, तो हमेशा वही एक्सपेक्ट करते सी एस टी आर का क्वेश्चन आए और हम आराम से सॉल्व कर सकें। बट ऐसे भी पॉसिबल है पी एफ आर और बैच के क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो सकते हैं अगर आपको इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू राइट द फॉर्मूला ऑफ सम इंटीग्रल्स, ताकि वो इंटीग्रल्स का फॉर्मूला अगर आपको याद है देन यू कैन इजीली पुट एंड इवेलुएट फॉर बैच एंड पीएफआर। ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं किसके लिए हम बात कर सकते हैं, यहां पे हम बात कर सकते हैं फॉर दैट केस इंटीग्रल फॉर्मूला। इंटीग्रल फॉर्मूला मैं यहां पे बता रहा हूं, इंटीग्रल फॉर्मूला। सो व्हेन वी ट्राई टू एनकाउंटर बैच एंड पीएफआर, अगर जब हम बैच एंड पीएफआर देखते हैं तो बैच एंड पीएफआर के केस में इस एरिया को हमें सॉल्व करना पड़ता है, जो इंटीग्रल एरिया को। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे फ्रीक्वेंट इंटीग्रल फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें मेंशन कर रहा हूं यहां पे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। ठीक है, आई होप यू नो सम ऑफ द मैथ्स। ओके, सो लेट्स सी हाउ मच यू नो। दिस इज समथिंग द फर्स्ट विच आई कैन राइट हियर, dxa by 1 minus xa। अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन मिलता है, ठीक है, when we try to manipulate this minus ra in terms of ca naught into 1 minus xa, ये सारी चीजें मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, सो फॉर दैट केस अगर ऐसा एक्सप्रेशन अगर आपको देखने को मिलता है, सो इट विल बी जस्ट माइनस ऑफ ln 1 minus xa लिख सकते हैं। दिस इज नंबर 1। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्मूला दैट इज यूज्ड इन बैच एंड पीएफआर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सेकंड केस के लिए, इंटीग्रल ऑफ dxa बाई 1 माइनस xa का होल स्क्वायर, 1 minus xa का होल स्क्वायर। एनीवन? इफ यू नो द फॉर्मूला जस्ट रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, इस फॉर्म का क्या फॉर्मूला होगा ये बताओ। एंड द थर्ड फॉर्मूला जस्ट आई एम गोइंग टू मेंशन, इफ यू एनकाउंटर दिस इंटीग्रल फॉर्म विच इज a माइनस बी एक्स। ठीक है, a माइनस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, यहां पे dx लिखना इंपॉर्टेंट है, dxa। ओके, dxa। अच्छा, मैंने dx से लिख दिया ना, मैंने यहाँ पे dx से ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया, सो डोंट नो नीड टू राइट। चलो इसका जल्दी जल्दी बताओ आप, क्या होगा इसका फॉर्म? एनीवन? इफ यू नो दिस फॉर्म जस्ट हेल्प मी आउट। हाँ, तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, इट विल बी जस्ट xa बाई 1 माइनस xa फॉर द सेकंड केस। तो यहां पे हो जाएगा xa बाई 1 माइनस xa। ठीक है, नाउ दिस फॉर्म, दिस इज समथिंग एज 1 माइनस b ln ऑफ a माइनस bx। So this is the set of formula that you can use in case of calculation for batch and PFR. ठीक है, अगर आपको पूरे इंटीग्रल सॉल्व करना है क्वेश्चन आई वुड से एग्जाम हॉल में, then don't no need to derive. Okay, if you know these forms then you can easily put the values and get the answer. ठीक है, तो ये आपके लिए फायदा होगा और टाइम सेविंग तो ऑफ कोर्स इफ यू रिमेंबर। ठीक है, फाइन, तो आप इस चीज को लिख लीजिए। हाँ, इस चीज को लिख लीजिए, इंटीग्रल फॉर्मूला यूज्ड for PFR and used for PFR and batch। ठीक है, PFR and batch, ये मैं कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम्स के बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम्स में आपका एक्सपेंशन फैक्टर टर्म नहीं होता है। ठीक है, एक्सपेंशन फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इसीलिए हम ये एक्सप्रेशन को हम यूज कर सकते हैं फॉर कांस्टेंट डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला कहां देखने को मिलेगा, कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम्स में आप इस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर है? एग्जैक्टली सोचिए, xa बाई 1 माइनस xa आई हैव रिटन हियर। ठीक है, तो ये हो जाता आपका बैच, आपका पीएफआर एंड सीएसटीआर, ऑल द थ्री हियर with this basic equations, and in case if you encounter then you have to put the formula and get the answer. ठीक है, चलो अच्छी बात है, यहां तक हो गया आपका। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है। या आप रिएक्टेंट के लिए भी लिखो या फिर प्रोडक्ट के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है, रिएक्टेंट के लिए कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट का क्या होगा, जनरेशन होगा, तो उसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं परफॉर्मेंस इक्वेशंस। ठीक है, फाइन, तो यहां पे स्पेस टाइम एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू राइट समथिंग अबाउट स्पेस टाइम। स्पेस टाइम इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर, वॉल्यूम ऑफ फ्लो रिएक्टर। एक बात समझिए, यहां पे जो टाउ है वो मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ फ्लो रिएक्टर, तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ फ्लो रिएक्टर बाय वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यहां पे V नॉट से मेंशन किया गया। ठीक है, दिस वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट विल बी एट द एग्जिट।
ठीक है, विल बी एट द एग्जिट, ठीक है। सो v बाई वी नॉट, यहाँ पे तो ऐसे नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम है, तो यहाँ पे मैंने लिखा v बाई वी नॉट, सो इट इज ओके, ठीक है। नाउ दिस इज व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेस टाइम, वी आल्सो टॉक विद स्पेस वेलोसिटी। स्पेस वेलोसिटी इज द इनवर्स ऑफ स्पेस टाइम। ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, सो ट्राई टू रिमेंबर दैट एवरी स्मॉल क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी कम अक्रॉस बार्क एग्जाम। तो बार्क एग्जाम में छोटी छोटी चीजें आपको पूछा जाता है, स्पेस टाइम क्या होता है, स्पेस वेलोसिटी क्या क्या वैल्यू है इफ यू हैव बीन गिवन स्पेस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्पेस वेलोसिटी टाउ है, देन स्पेस टाइम, सपोज स्पेस टाइम ये है, तो स्पेस वेलोसिटी जो होगा, स्पेस वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा 1 बाई टाउ, ठीक है। यहां तक सबका क्लियर है? यहां तक सबका क्लियर है? ओके, नाउ दिस इज डन। ये आपके कुछ फॉर्मूला है विच इज रिलेटेड टू रिएक्टर सिस्टम्स, ठीक है। ये सेट ऑफ फॉर्मूला किसके लिए है? रिएक्टर सिस्टम के लिए। आप इसको पहले नोट कर लीजिए आराम से। हाँ, आई होप एवरीथिंग इज करेक्ट ना, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। बस ये है कि आपको सीक्वेंस में याद रखना है, सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? लेट मी चेक व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग। इफ यू आर राइटिंग देन हेल्प मी आउट, जस्ट इफ यू हैव डन विद द राइटिंग, ठीक है, फिर हम आगे स्लाइड पे जाते हैं। क्विक, आई थिंक यू नो द ग्राफ्स ऑल्सो, ग्राफ भी आपको पता होगा ना, हाउ टू मेक ए ग्राफ, ठीक है। आई वुड लाइक टू रिकमेंड जस्ट बिफोर द एग्जाम गो फॉर द स्टैंडर्ड ग्राफ्स, मतलब लेवेंसपिल प्लॉट्स जो है वो आप देख के जाइए, पीएफआर के लिए, सीएसटीआर के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सीरीज से जस्ट आई एम नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट दोज ग्राफ बिकॉज वो डिस्कशन काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू कैन यूज व्हाइल कैलकुलेशंस, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यस, डन। तो चलते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट फेज में जो हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट फेज के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, सो लेट मी चेक व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टोल्ड टू यू। केमिकल काइनेटिक्स हो चुका है, रिएक्टर हो चुका है, अब हम बात करेंगे रिएक्टर काइनेटिक्स के बारे में। नंबर 3 इज रिएक्टर काइनेटिक्स, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं रिएक्टर काइनेटिक्स के बारे में, ओके, आई वुड जस्ट से कॉन्फ़िगरेशंस, बेसिकली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, ठीक है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रिएक्टर कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं रिएक्टर कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। रिएक्टर कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं चीजें, वो आप थोड़ा समझिएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट सीएसटीआर इन सीरीज, सीएसटीआर इन सीरीज, इन सीरीज, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे सीएसटीआर इन सीरीज में कितने पॉसिबल केसेस हैं, एनीवन जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी पॉसिबल केसेस आर पॉसिबल व्हेन वी टॉक अबाउट सीएसटीआर इन सीरीज। जल्दी बताइए, जब हम सीएसटीआर इन सीरीज के बारे में बात करते हैं तो कितने पॉसिबल केसेस आपको देखने को मिलेंगे? क्विक, कितने पॉसिबल केसेस देखने को मिलेंगे, जल्दी बताइए। 1 इज n लेस देन 1, सेकेंड है आपका n इक्वल्स टू 1, थर्ड है n ग्रेटर देन 1। ये 3 पॉसिबल केसेस है। आई होप यू नो दिस, राइट। व्हेन n इज लेस देन 1 विच इज नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस, तो उस चीज के लिए हम कैसे अरेंज करेंगे? फ्रॉम बिग टू स्मॉल, ठीक है, बिग टू स्मॉल, ठीक है। तो यहां पे when n equals to 1, when n equals to 1, then equal size reactors हम यूज करेंगे, equal size reactors हम यूज करने वाले। when n greater than 1 which is positive order reactions, तो हमेशा क्या होता है? small followed by big, ठीक है, in ascending order, ठीक है। small मतलब small से लेके big तक, ठीक है। दिस इज द रिएक्टर अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज विच इज n लेस देन 1, n इक्वल्स टू 1 एंड n ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहां पे जो हम बात करेंगे वो कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट n इक्वल्स टू 1, बिकॉज n इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास एक डेरिवेशन था, उसमें हमें एक्सप्रेशन मिल रहा था, राइट।
के मतलब वो सी नॉट सी एन वो पूरा एक्सप्रेशन था, तो हम यहाँ पे वही एक्सप्रेशन को यहाँ पे नोट कर सकते हैं, राइट। द एक्सप्रेशन व्हेन वी टॉक अबाउट n इक्वल्स टू 1 एंड कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम, इसका मतलब क्या है, सारे के सारे जितने भी हम CSTRs ले रहे हैं वो इक्वल वॉल्यूम के हैं। अगर इक्वल वॉल्यूम के हैं इसका मतलब क्या, सारे रिएक्टर्स का स्पेस टाइम सेम होगा, राइट। सो लेट्स सपोज ईच एंड मतलब ऑल द रिएक्टर्स इफ दे आर हैविंग द सेम स्पेस टाइम, लेट्स सपोज वी एनालाइज कि वहां पे एक रिएक्टर का स्पेस टाइम है टाउ आई, ठीक है। ऑन दैट बेसिस हम यहाँ पे फॉर्मूला को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे बताओ, फॉर्मूला क्या होगा, एनीवन, दैट्स मोस्ट ऑब्वियस, सबको आना चाहिए, राइट। एग्जैक्टली इट इज समथिंग एज सी नॉट बाय सी एन इक्वल्स टू 1 by 1 minus xn इक्वल्स टू 1 plus k इंटू टाउ आई पावर n। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये आपका जनरल एक्सप्रेशन हो जाता है किसके लिए, फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा देख लीजिए। So when we talk about, let's suppose some CSTRs are arranged in series, they will approximate behave as a single PFR, approximately it will behave as a single PFR, as single PFR, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, CSTR इन सीरीज में क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है व्हेन वी टॉक अबाउट CRE1, ठीक है। तो CRE1 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो जनरली क्वेश्चंस यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑब्वियसली, ठीक है। क्वेश्चंस पूछने के चांसेस काफी ज्यादा होता है इन दिस केस, ठीक है। तो आपको यहाँ जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना रिलेवेंट टू दिस फॉर्मूला, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको थोड़ा स्पीड मिले व्हेन वी कम अक्रॉस एग्जाम, ठीक है। चलो ये हो गया आपका CSTR इन सीरीज नंबर 1, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं लेट्स सपोज द 3 सिस्टम PFR फॉलोड बाय CSTR, ओके, एंड लेट्स सपोज PFR फॉलोड बाय PFR, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज लेट्स सपोज द रिवर्स ऑफ दिस CSTR फॉलोड बाय PFR, ठीक है। तो यहां पे देखिए PFR फॉलोड बाय CSTR, PFR फॉलोड बाय CSTR, ठीक है, PFR फॉलोड बाय PFR, और तीसरा क्या है, CSTR फॉलोड बाय PFR। आप सोच लो आप जितने भी रिएक्टर्स ले रहे हो वो सब इक्वल वॉल्यूम के हैं। अगर हमें ये बताना है कौन से केस में आपको कन्वर्शन ज्यादा मिलेगा, राइट, वो आप कैसे बताओगे, राइट। तो जब अगर हम PFR को पहले यूज करते हैं उसके बाद हम CSTR को यूज करते हैं तो कन्वर्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू थर्ड केस, आया समझ में। तो PFR को हम जनरली प्रीफर करते हैं बिकॉज वहां पे हाई कन्वर्शन होता है। क्यों हाई कन्वर्शन होता है, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन काफी हाई है, ठीक है। तो इन केस ऑफ CSTR वी कैन नॉट टॉक अबाउट हाई कन्वर्शन बिकॉज देर इज इंस्टेंट मिक्सिंग, ठीक है। तो आइडियल मिक्सिंग जो होता है वो इंस्टेंटेनियसली होता है इन CSTR, तो इसके वजह से हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है एज कंपेयर टू PFR। तो यहाँ पे कन्वर्शन के हिसाब से अगर हम अरेंज करें या फिर हम इसको सीक्वेंस में रखें, दिस इज नंबर 1, लेट्स सपोज दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सीक्वेंस, सो ऑफ कोर्स द PFR फॉलोड बाय PFR, ऑब्वियसली इट इज a single PFR, तो PFR is going to give you highest conversion among 3, तो number 2 is going to give you the highest conversion, then followed by number 1, then followed by number 3, and this is only possible for positive orders only। तो यहां पे लिख देता हूं for positive orders, ठीक है, for positive orders, तो यहां पे लिख देता हूं for positive order reactions, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिए, पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम सीक्वेंस को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, मतलब रिएक्टर कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से देखेंगे दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज नंबर 3, तो इस तरह से अरेंज करेंगे फॉर द कन्वर्शन, ठीक है। सो कन्वर्शन का आपका यहाँ पे सीक्वेंस मैंने इस तरह से आपको मेंशन कर दिया, ठीक है। सो लेट्स सपोज व्हेन वी टॉक अबाउट n इक्वल्स टू 1, ठीक है, जब n इक्वल्स टू 1 है, राइट, when we talk about n equals to 1, either you prefer CSTR followed by PFR
और PFR फॉलोड बाय CSTR, दे विल गिव यू द सेम कन्वर्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका थ्योरी क्वेश्चंस में पूछ सकता है, राइट। फॉर विच ऑर्डर रिएक्शंस आइदर यू कीप CSTR और PFR vice versa configurations in series, then we have to make sure that n equals to 1 के लिए आपका यहाँ पे सेम होगा कन्वर्शन, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ओनली फॉर्मूला दैट आई कुड सी हियर इज दिस वन। ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा याद कर लीजिए और यहाँ पे रिएक्टर कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाता है, ठीक है। यहां तक सबका क्लियर है? एग्जैक्टली हाँ, ओके। यहां पे एक बात का ध्यान रखिए, यहां पे जो टाउ आई है वो एक रिएक्टर का स्पेस टाइम है, ठीक है। तो अगर आपको पूरे सिस्टम के लिए अगर आपको टाउ वैल्यू निकालना है, मतलब स्पेस टाइम फॉर द एंटायर सिस्टम, मतलब रिएक्टर इन सीरीज, बेसिकली CSTR इन सीरीज के लिए बताना है, तो आपको क्या हो जाएगा, टाउ आई इंटू एन करना पड़ेगा। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, टोटल स्पेस टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। सो इन दिस केस वी हैव इवैल्यूएटेड यूजिंग दिस फॉर्म। यहां तक सबको क्लियर है? एग्जैक्टली पहले आप लिख लीजिए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। डन सबका हो गया। अब चलिए नेक्स्ट फेज में। यहां पे मैं रिएक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बोल चुका हूं। अब हम बात करेंगे मल्टीपल रिएक्शंस के बारे में, स्पेशली सीरीज रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन, ठीक है। सीरीज रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीरीज रिएक्शन में काफी सारे फॉर्मूला है। मतलब मैं एक बात बताऊं, मैं आपको PDF शो करने वाला हूं, ठीक है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक द स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उन सारे फॉर्मूला को, क्योंकि उन सारे फॉर्मूला अराउंड 12 है कलेक्टिवली when I talk about multiple reaction for series reaction, ठीक है। तो आपको पता है जब हम जनरली सीरीज रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, n equals to 1 followed by n equals to 1, ठीक है। तो उसका क्या T max क्या होगा या फिर CB max क्या होगा वो हम देखते थे, ऑप्टिमम टाइम देखते थे। तो वो सारे रिएक्टर्स के लिए एक्सप्रेशंस अलग था, राइट। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो यहां आपने नोट कर लिया है, क्लियर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फॉर द सीरीज रिएक्शन। ओके, मल्टीपल रिएक्शंस पहले मैं बात करूंगा सीरीज रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो सीरीज रिएक्शन में आई नीड टू शो यू द PDF फर्स्ट। ओके, दिस इज समव्हाट द फॉर्मूला इज। यहां पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर सीरीज रिएक्शन, ठीक है। आई थिंक इफ इट इज विजिबल, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। फॉर्मूला यहां पे सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पे सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ है। जस्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज यू कैन नॉट राइट एट दिस मोमेंट बिकॉज यू विल बी हैविंग एन इशू। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं आपको बस बता देता हूं ये फॉर्मूला किसके बारे में है। जब आप सीरीज रिएक्शन को एनकाउंटर करते हो, देन इट इज A गिव राइज टू B गिव राइज टू C, एक ऐसा सीक्वेंस है। वहां पे दोनों ही आपका फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब n इक्वल्स टू 1 और यहां पे भी आपका n इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा कोई केस है तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे उनका कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज। हमारे पास 3 स्पीसीज है A, B एंड C, तो उसके हिसाब से A, B एंड C के कॉन्सेंट्रेशंस कैसे रिलेटेड है वो आपको यहां पे पता चल रहा है। सो दीज आर द 3 एक्सप्रेशंस फ्रॉम काइनेटिक्स। ये एक जनरल काइनेटिक्स स्टडी है। और साथ ही साथ अगर आप बात करते हो PFR के बारे में, CB मैक्स, अगर CB मैक्स, 2 चीजें यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा मैं, हाँ मैंने जो फॉर्मूला लिखा है इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं क्या यहां पे लिखा हूं। ये दोनों चीजें एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब जब हम बात करते हैं बैच और PFR, ठीक है, तो यहां पे इस पूरे फॉर्मूला में आई हैव रिप्रेजेंटेड फॉर द कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम, ठीक है। तो कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए T मैक्स का वैल्यू क्या होगा फॉर ए सीरीज रिएक्शन, ये है आपका फॉर्मूला। और आपका यहां पे CB मैक्स का क्या फॉर्मूला होगा। तो दोनों को मैंने एक साथ लिखा है ताकि आपको थोड़ा इजी लगे। जब हम CSTR के बारे में बात करते हैं, वी हैव अगेन दिस 2 फॉर्मूला, ठीक है। आराम से देखें, क्विक, टेक द स्क्रीनशॉट एज सुन एज पॉसिबल। आई हैव टू गो अहेड विद सम मोर टॉपिक्स फॉर सीरीज रिएक्शन। अगर हो गया तो गिव मी थम्स अप,
अगर आपको हो गया तो मुझे थम्स अप दे दीजिए एक बार। हाँ, डन, क्लियर, सबका क्लियर है, यहां तक क्लियर है आपका? ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। यहां पे हम जनरल, जैसे कोई सीरीज रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम पहले शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर फॉलोड बाय फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो पीएफआर सीएसटीआर के लिए आप ऐसे मतलब इनका एक्सप्रेशन ये होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, प्लीज गो अहेड विद द डेरिवेशन। ठीक है, सो इन एनी केस अगर जीरो फॉलोड बाय फर्स्ट या फर्स्ट फॉलोड बाय जीरो ऐसा कोई सीक्वेंस अगर आया, ओके, यू डोंट हैव टाइम टू डिराइव। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वहां पे बार के एग्जाम में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा डिराइव करने में। ठीक है, एंड दैट्स वाई मैंने आपके लिए मैं रेडीमेड फॉर्मूला तैयार करके रखा हूं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो वही चीज को मैं यहां पे दिखा रहा हूं, हाउ कैन वी गो विद द फॉर्मूला देन। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट फॉलोड बाय फर्स्ट, फर्स्ट फॉलोड बाय फर्स्ट, तो अगर लिक्विड फेज बैच और पीएफआर हुआ फर्स्ट फॉलोड बाय फर्स्ट, ठीक है, ये तो हमने बता दिया ना, ये बता दिया मैंने, ये बता दिया है, ये है पीएफआर फर्स्ट फॉलोड बाय जीरो, यू हैव दिस एक्सप्रेशन, जस्ट गो अहेड, यू हैव दिस एक्सप्रेशन फर्स्ट फॉलोड बाय जीरो, फर्स्ट फॉलोड बाय जीरो। अगर ऐसा कोई सीक्वेंस है तो आपको टी मैक्स और सीबी मैक्स का फॉर्मूला ये होगा, विदाउट डिराइविंग, आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी डिफाइंड एक्सप्रेशन है। इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिफोर यू गो फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, तो आप थोड़ा से इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से केस के लिए? फर्स्ट फॉलोड बाय जीरो के लिए। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर है? चलो, यहां तक सबका क्लियर है? गो अहेड as soon as possible. Now I am going to talk about case number 3. केस नंबर 3 के बारे में बात कर रहा हूं। केस नंबर 3 आपका ये हो जाएगा, केस नंबर 3 इज गोइंग टू, ये वाला आपका केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 नीचे है, ये बॉक्स जो है वो केस 2 के लिए है, ये जो बॉक्स केस 2 के लिए है। जस्ट गो है, टेक अ स्क्रीनशॉट एज सुन एज पॉसिबल गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये सारी चीजें यहां पे मेंशन किया गया है, डू नॉट वरी। यहां तक सबका क्लियर है? क्लियर है? चलो, ये दो फॉर्म किसके लिए है? फर्स्ट फॉलोड बाय जीरो। अभी मैं बात करूंगा जीरो फॉलोड बाय फर्स्ट, जीरो फॉलोड बाय फर्स्ट पीएफआर, जीरो फॉलोड बाय फर्स्ट पीएफआर। मैं यहां पे रिप्रेजेंटेशन थोड़ा से एक्सपैंड कर रहा हूं, ये इसके लिए, ये सिस्टम के लिए ए बी सी है, यहां पे बस आपका रिवर्स कर दिया गया है, वन इज जीरो फॉलोड बाय फर्स्ट। अगर ऐसा कोई केस है तो आपको ये दो फॉर्मूला हो जाएगा टी मैक्स और सीबी मैक्स के लिए। ठीक है, टी मैक्स और सीबी मैक्स का ये फॉर्मूला हो जाएगा पीएफआर सिस्टम के लिए। ठीक है, पीएफआर सिस्टम के लिए, दिस इज फॉर पीएफआर या फिर बैच। ठीक है, दो सिस्टम्स। डन, नोट कर रहे हो? जस्ट गो नोट इट डाउन एज सुन एज पॉसिबल। Are you done with this? Are you done with this? Okay? Yeah. Done? Okay. अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट किसके लिए? CSTR के लिए। मतलब आगे जितने भी मैंने फॉर्मूला लिखा है वो किसके लिए है? पीएफआर और बैच के लिए। वन इज फर्स्ट बाय फर्स्ट, मतलब फर्स्ट फॉलोड बाय फर्स्ट, जीरो फॉलोड बाय फर्स्ट एंड फर्स्ट फॉलोड बाय जीरो, ये तीन केसेस पीएफआर और बैच। ठीक है, वैसे ही हम सीएसटीआर के लिए रिप्रेजेंटेशन है। सीएसटीआर के लिए हम बात करें तो सीएसटीआर का एक्सप्रेशन ये आपको पता ही है, ये दोनों चीजें ये काफी क्लियरली आप दोनों को आपको पता है। सीएसटीआर अभी हम डिफाइन किए थे। सो अगर हम बात करें सीएसटीआर फर्स्ट फॉलोड बाय जीरो, ये आपको याद रखना पड़ेगा, दिस एक्सप्रेशन। आई होप थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मुश्किल है, बट क्वेश्चन अगर आ गया, सिर्फ फॉर्मूला आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड इफ यू डोंट रिमेंबर देन यू विल बी लूजिंग 3 मार्क्स। थोड़ा मेहनत कर लीजिए याद रखने के लिए, क्योंकि आप डिराइव नहीं कर सकते एग्जाम हॉल में।
यू डोंट हैव एनी चांस, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि फर्स्ट फॉलोड बाय जीरो, क्योंकि वैसे भी कंपटीशन काफ़ी हाई है, सो दे कैन गो टू एनी एक्सट्रीम टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो इस बात को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए टाउ मैक्स और यहाँ पे सी बी मैक्स, दीज आर द टू फॉर्मूला विच इज रिलेट्स टू सी एस टी आर। सी एस टी आर फर्स्ट फॉलोड बाय जीरो। यहां तक क्लियर है सबका? यहां तक सबका क्लियर है? There are total 5 cases. Total 5 cases. Okay. There are total 5 cases. Okay. When we talk about batch or PFR, we have 3 cases. Okay. And when we talk about CSTR, we have just 2 cases. Okay. As you can see, it is first followed by first. Okay. The other one is first followed by zero. But zero followed by first is not possible in case of CSTR. इस बात को आप नोट कर लीजिए, वो डेरिवेशन पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो डेरिवेशन पॉसिबल है ही नहीं फॉर द केस जीरो फॉलोड बाय फर्स्ट। जस्ट मेक ए नोट एंड जस्ट रिमेंबर दैट स्टेटमेंट एटलीस्ट, बिकॉज अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है, ठीक है, जीरो फॉलोड बाय फर्स्ट एंड इट इज अनडिफाइंड, ठीक है, वी कैन नॉट डिफाइन एनी रिलेशन व्हेन वी टॉक अबाउट CSTR व्हिच इज जीरो फॉलोड बाय फर्स्ट, ठीक है। यहां तक सबका क्लियर है? मैं यहां पे केस 6 को मेंशन कर लेता हूं फॉर योर कन्वीनियंस। तो यहां पे केस 6 लिख रहा हूं, केस 6 ये है कि आपका यहां पे जीरो फॉलोड बाय फर्स्ट, जीरो फॉलोड बाय फर्स्ट इन केस ऑफ CSTR नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इस चीज को आप थोड़ा से, मैं फॉर्मूला वाइज समझा रहा हूं, वी कैन हैव सम मोर कॉन्सेप्ट्स टू डील, बट फिलहाल हमारे पास काफी सारे फॉर्मूला बाकी रहेंगे, उसको भी हमें कवर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहां तक सबका क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप गाइस, देन वी कैन गो अहेड विद अनदर वन। या वी कैन गो विद अनदर फॉर्मूला। बेसिकली कुछ और फॉर्मूला हम सीख सकते हैं, राइट। अब तक हमने क्या क्या किया है? जनरल काइनेटिक्स किया है, फिर हमने रिएक्टर के बारे में देखा है, फिर हमने कांस्टेंट डेंसिटी, वेरिएबल डेंसिटी के बारे में देखा है। अभी हम क्या देख रहे हैं? सीरीज रिएक्शन के बारे में देखें। सीरीज रिएक्शन में कुल मिला के 5 केसेस है, 3 केसेस PFR और बैच के लिए और बाकी 2 केस CSTR के लिए, जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सारे का सारा सीरीज रिएक्शन का जितने फॉर्मूला है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं पैरेलल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। पैरेलल रिएक्शन के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, आपको पता है उसमें काफी कम फॉर्मूला है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू डिफाइन दो सेट ऑफ फॉर्मूला इन केस ऑफ पैरेलल रिएक्शंस, ठीक है। तो यहां पे पैरेलल रिएक्शंस के बारे में एक बार देख लेते हैं। ओके, इन केस ऑफ पैरेलल रिएक्शंस, ठीक है। चलो पैरेलल रिएक्शंस के बारे में फटाफट देख लेते हैं। पैरेलल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है, पैरेलल रिएक्शंस के बारे में है, ठीक है। यहां पे जो पैरेलल रिएक्शंस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो डिफाइन टू केस, वी आर डिफाइन टू थिंग्स, वन इज योर यील्ड, ठीक है, द अदर वन इज योर सेलेक्टिविटी। ये हम दो चीजें हम डिफाइन करते हैं, दो चीजें हम डिफाइन करते हैं, यील्ड एंड सेलेक्टिविटी, ठीक है, फाइन। तो जनरली जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यील्ड एंड सेलेक्टिविटी के बारे में, यहां पे और एक चीज यहां पे डिफाइन मुझे करना चाहिए, ये दो आपका जो नोटेशंस मुझे यहां पे डिफाइन करना है, ये नोटेशन हम कब यूज करते हैं? ओवरऑल के लिए, ओवरऑल के लिए, ठीक है। और ये जो है हम यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस के लिए, इंस्टेंटेनियस के लिए, ठीक है। इंस्टेंटेनियस के लिए साई हम यूज करते हैं और ओवरऑल के लिए हम क्या यूज करते हैं? फाई यूज करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देयर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है। वन इज फाई विच इज ओवरऑल, साई इंस्टेंटेनियस, ठीक है। चलो यहां पे उस चीज को डिफाइन करेंगे, तो पहले हम बात कर लेते हैं, एक सिंपल सा रिएक्शन को ले लेते हैं और उसके बेसिस पे कुछ सेट ऑफ फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं। A give rise to R and A give rise to S. Let's suppose it is having a rate which is R equals to K1 into CA, okay, and this is RS equals to K1 into CA power N2, यहाँ पे N1, ठीक है। चलो यहाँ पे ये सीरीज रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं यील्ड के बारे में, सपोज व्हेन वी टॉक अबाउट यील्ड, ठीक है, तो यील्ड के बारे में जो फॉर्मूला होता है, पहले मैं बात करूंगा इंस्टेंटेनियस के बारे में, पहले मैं बात करूंगा किसके बारे में? इंस्टेंटेनियस के बारे में, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है?
रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म्स में अगर हम यील्ड को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब वो हो जाता है इंस्टेंटेनियस यील्ड, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस यील्ड हैज टू बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेट्स, ठीक है। तो यहां पे हम ऑलरेडी रेट को डिफाइन कर रहे हैं। सो इन एडिशन टू दिस, अगर हमें डिफाइन करना है ए के टर्म्स में तो कैसे डिफाइन करेंगे, माइनस ऑफ आर ए, कैसे होगा, माइनस ऑफ आर ए, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर ए k1 सी ए पावर n1 प्लस k2 सी ए पावर n2। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, तो हम यहां पे आर एस और ए तीनों के टर्म्स में हमने रेट को डिफाइन कर दिया है। अब हमें इंस्टेंटेनियस डिफाइन करने में बहुत इजी होगा इन टर्म्स व्हेन वी टॉक अबाउट यील्ड, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट यील्ड, ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट यील्ड वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेट्स, ठीक है। तो यील्ड का मतलब क्या होता है, डिजायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बाय टोटल मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। तो यहां पे डिजायर्ड प्रोडक्ट आपका आर है, लेट्स सपोज डिजायर्ड आर है, अनडिजायर्ड एस है, तो उसके हिसाब से अगर देखते हो तो यील्ड को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, k1 सी ए पावर n1, ठीक है। यील्ड को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, k1 सी ए पावर n1 बाई k1 सी ए पावर n1 प्लस k2 सी ए पावर n2। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, इज इट पॉसिबल, यस दिस इज पॉसिबल। और ये यील्ड को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं इन द वे, दिस इज साई, राइट, दिस इज साई एंड दिस इज आर बाई ए, आर बाई ए। यहां पे देखिए रिप्रेजेंटेशन किस तरह से, यील्ड का रिप्रेजेंटेशन मैंने इस तरह से लिखा है एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट रेट ऑफ मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट वो कितना फॉर्म हुआ है बाय कितना टोटल मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। तो टोटल मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड हम रेट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो इस तरह से लिखेंगे तो हमारा यील्ड आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट यील्ड, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका इंस्टेंटेनियस यील्ड, ठीक है। ओवरऑल यील्ड को हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस यील्ड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिलेक्टिविटी के बारे में बात करें, अगर हम सिलेक्टिविटी के बारे में बात करें तो सिलेक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाता है, तो सिलेक्टिविटी यहां पे क्या हो जाता है, रेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म बाय रेट ऑफ अनडिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसका जो रेशियो हो जाएगा k1 बाई k2 सी ए पावर n1 माइनस n2। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव, सिंपल, ठीक है। तो यहां पे फाइव का रिप्रेजेंटेशन का मतलब है, यहां पे इंस्टेंटेनियस के बारे में बात कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है रेट, ठीक है। तो रेट के टर्म्स में अगर हमें एक्सप्रेस करना है यील्ड और सिलेक्टिविटी, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक, यहां तक सबको क्लियर है, ओके। अभी हम बात करेंगे ओवरऑल के बारे में। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, ओवरऑल के बारे में। तो ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल हम बात करते हैं, ओवरऑल यील्ड हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टर, ओवरऑल यील्ड हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टर, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टर, ठीक है। तो यहां पे फ्लो रिएक्टर्स को यहां पे मेंशन कर रहा हूं, पीएफआर और आपका सीएसटीआर, ठीक है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर ओवरऑल यील्ड के बारे में बात करेंगे विच इज साई, सॉरी, दिस इज योर ओवरऑल यील्ड, सॉरी, दिस पार्ट, हाँ, ये आपका पार्ट है ओवरऑल यील्ड। तो अगर ओवरऑल यील्ड के बारे में बात करें तो रिएक्टर के टर्म्स में बात करना पड़ेगा। तो रिएक्टर, लेट्स सपोज वी आर टेकिंग टू रिएक्टर्स, यहां पे आपका सीएसटीआर है और दूसरा आपका है पीएफआर, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। जब हम सीएसटीआर के टर्म्स में बात करेंगे यील्ड, तो वो आपको ओवरऑल और आपका इंस्टेंटेनियस दोनों सेम रहेगा, ठीक है, दोनों ही सेम रहेगा, इंस्टेंटेनियस और ओवरऑल दोनों सेम होता है, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सीएसटीआर, क्योंकि वहां पे होमोजेनियस मिक्सिंग है, इंस्टेंट मिक्सिंग की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पूरे रिएक्टर में सेम है एंड लोएस्ट पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन पे। तो इसका मतलब क्या है, सीएसटीआर में आपको जो इंस्टेंटेनियस यील्ड होगा वही आपका ओवरऑल यील्ड होगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन इन दिस वे एज दिस इज phi, okay, phi r by a will be equals to psi which is average r by a. Can we write in this way? Notation तो ठीक है ना, this is average, so I've done a bar, so that is equals to psi r by a, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका CSTR के लिए, राइट। अब हम बात करेंगे PFR के टर्म्स में। अगर PFR के टर्म्स में बात करें, PFR के टर्म्स में बात करें तो आपका हो जाता है, लेट्स सपोज
यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? सो आई एम जस्ट राइटिंग 5R/A दैट विल बी इक्वल्स टू हम यहाँ पे बात करेंगे CA0 CA 5 DCA by this is CA0 CA DCA। ये हो जाता है आपका ओवरऑल यील्ड PFR के लिए। ठीक है, ये यील्ड PFR के लिए सेम क्यों नहीं है इंस्टेंटेनियस और ओवरऑल सेम क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है PFR में ग्रेजुअली आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज होते जाता है। इसका मतलब क्या है? डिक्रीज होते जा रहा है, इसका मतलब क्या? इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, सो व्हेन वी ट्राई टू फाइंड ए कंटिन्यूअस फंक्शन, व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन, उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस साई एज R/A हियर ऑल्सो, दिस इज R/A। ठीक है, फाइन, तो ये हो जाता है आपका। और अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ CR, लेट्स सपोज यहां पे CR आपका है, कैन यू सी दिस CR? यहां पे R के टर्म्स में अगर हम लिखना चाहते हैं ओवरऑल यील्ड, तो कैसे लिखेंगे? R के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? CR will be equals to CR0 and this will be let's suppose this is phi, this is phi, this is phi ना, या R/A यहां पे लिखेंगे और यहां पे CA0 into XA हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छी बात है। और वैसे ही यहां पे तो चेंज होगा ही, क्योंकि यहां पे एक्सप्रेशन को इस तरह से एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर इस एक्सप्रेशन को हम CR के टर्म्स में लिखें, सो इट विल बी इक्वल CR0 ओके, माइनस हो जाएगा माइनस CA0 टू CA। ठीक है, और यहां पे साई R/A DCA, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला रिलेटेबल है थोड़ा, क्योंकि यहां पे PFR के केस में थोड़ा अलग आएगा। ठीक है, चलो ये है इसके लिए और ये इसके लिए, ये जो फॉर्म है, क्योंकि फाइनली हमें क्या चाहिए? कन्वर्शन चाहिए। कितना कन्वर्शन हुआ, डिजायर्ड प्रोडक्ट्स कितना मिला। ठीक है, तो उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना, राइट? तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने पहले यील्ड को डिफाइन किया। ठीक है, तो वो यील्ड हमेशा किसके बारे में बात करते हैं? डिजायर्ड प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो ऑल स्पेसिफिकेशंस आर रिलेटेड टू डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो उसके हिसाब से हम फॉर्मूला को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, सो एट द एंड वी नीड दिस पार्ट। ठीक है, एट द एंड वी नीड दिस पार्ट। सो अकॉर्डिंगली अगर क्वेश्चन पेपर में CSTR है तो आप ये यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अगर PFR है तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन दोनों का आप थोड़ा से चेक कर लीजिए, कंसिस्टेंसी देखिए, और उसके हिसाब से हम पैरेलल रिएक्शंस को हम डिफाइन कर रहे हैं। और यही बस इतनी फॉर्मूला है। आई थिंक दिस इज द ओनली रिलेवेंट फॉर्मूला फ्रॉम योर पैरेलल रिएक्शंस। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क प्लीज रिलेवेंट टू फॉर्मूला। ठीक है, सो ये फॉर्मूला इसमें क्या है, R/A का मतलब क्या? इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट डू आस्क मी। ठीक है, चलो, so this is some relevant formula related to parallel reactions. One more thing is when we talk about this, okay, when we talk about selectivity, when we talk about selectivity, so I'm just writing here, when we talk about selectivity, okay, so we define some parameters. Suppose we define the selectivity with the help of this formula, then depending on the power of CA which is N1 minus N2, तो उसके हिसाब से कई सारे हम चीजें डिफाइन कर सकते हैं। If N1 is greater than N2, right, then the CA is positive, the power is positive, तो उस केस के लिए हमें PFR यूज करना पड़ेगा एज ए रिएक्टर। ठीक है, and when we talk about N1 less than N2, then we take CSTR as a reactor. ठीक है, when N1 equals to N2, you can either take PFR or CSTR. ठीक है, या फिर PFR आप यहाँ पे बैच भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप ये तीन सेट ऑफ आई वुड से द वेरियस फॉर्म्स वी कैन डिफाइन फॉर द सिलेक्टिविटी। ठीक है, कौन से रिएक्टर को यूज करना चाहिए फॉर गेटिंग बेटर यील्ड। ठीक है, तो यील्ड को इंक्रीज करना है तो हमें चेक करना पड़ेगा सिलेक्टिविटी का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो N1 N2, ठीक है, तो अगर N1 ग्रेटर देन N2 है देन अकॉर्डिंगली वी विल बी हैविंग अ बैच और PFR।
और वाइस वर्सा। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर है? यस। ये सारे के सारे फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है अगर आप यूज़ करोगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे जितने भी फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे एक सीक्वेंस में, प्लीज़ बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे सीक्वेंस में मैंने लिखा है ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। ठीक है, सो फॉर दैट केस आफ्टर दिस आई हैव रिटन दिस, आफ्टर दिस आई हैव रिटन दिस, डिफाइन मैंने किसके हिसाब से डिफाइन किया है, CSTR में ये एक्सप्रेशन होता है, PFR के केस में ओवरऑल यील्ड ये होता है, उसके हिसाब से CR का वैल्यूज मतलब जो आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो एवरीथिंग इज एक्सप्रेस इन ए सिंगल बोर्ड, ताकि आप थोड़ा से जल्दी रिकैप्चुलेट कर सकते हैं बिफोर यू गो फॉर द एग्जाम। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका? यहां तक क्लियर है? चलो अभी हम बात करते हैं नॉन आइसोथर्मल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है नॉन आइसोथर्मल आई गेस। ठीक है, अब हम चलते हैं नॉन आइसोथर्मल के बारे में देखते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। इफ यू इन केस यू अनएबल टू राइट, अगर आप लिख नहीं पा रहे हो स्पीड, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, चलो यहां पे हम डिफाइन करते हैं नॉन आइसोथर्मल सिस्टम्स के बारे में डिफाइन करते हैं। नॉन आइसोथर्मल सिस्टम्स में क्या होता है, नॉन आइसोथर्मल सिस्टम्स में क्या होता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है बट स्टिल वी विल मैनेज टू गेट सम फॉर्मूला फॉर नॉन आइसोथर्मल सिस्टम। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नॉन आइसोथर्मल सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। नॉन आइसोथर्मल सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, रिएक्शन सिस्टम। ठीक है, नॉन आइसोथर्मल में जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ा था वैसे ही आपका एनर्जी का इक्वेशन बनेगा, बट एनर्जी के इक्वेशन में और एक टर्म आपको ऐड करना पड़ेगा। वो कौन सा टर्म है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं एनर्जी के टर्म्स में तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ एनर्जी इन, रेट ऑफ एनर्जी इन, ठीक है, प्लस रेट ऑफ एनर्जी जनरेटेड, रेट ऑफ एनर्जी जनरेटेड। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, सॉरी, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट, रेट ऑफ एनर्जी आउट प्लस रेट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेटेड, रेट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड लिखूंगा नहीं, कंज्यूम्ड या फिर ऐसे बोल डिसअपियर्ड लिख सकते हैं, या फिर कंज्यूम्ड आप ऐसे लिख सकते हैं, कंज्यूम्ड, फिर या प्लस माइनस क्यू ऐड हो जाएगा, फिर रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेटेड। ये चीज आपको पता है ना, ये चीज आपको पता है। अगर एडियाबैटिक सिस्टम हुआ तो क्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, एडियाबैटिक सिस्टम हुआ तो क्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये सबको पता है। ठीक है, तो मैं जनरल रेट इक्वेशन को लिखा हूं वेयर क्यू इक्वल्स टू, वेयर क्यू इज समथिंग that it defines whether the reactor is adiabatic or non adiabatic। ठीक है, अगर adiabatic रहा, ये स्पेशल केस के बारे में बात कर रहा हूं, इन केस ऑफ adiabatic, adiabatic the Q value has to be 0। ठीक है, तो यहां पे डिफाइन करेंगे, यहां पे डिफाइन करेंगे बैच के लिए, फॉर बैच रिएक्टर, बैच रिएक्टर का क्या होगा इक्वेशन। जनरली जब हम बात करते हैं नॉन आइसोथर्मल सिस्टम में तो हम किसके बारे में बात करते हैं, कन्वर्शन कितना मिलेगा एट नॉन आइसोथर्मल कंडीशंस। ठीक है, तो कन्वर्शन में हमें ध्यान देना चाहिए क्या कन्वर्शन हमें मिलता है। ठीक है, तो उस चीज के लिए व्हेन वी टॉक अबाउट बैच रिएक्टर, सो बैच रिएक्टर के लिए क्या हो जाएगा, T माइनस टी नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल एच आर, ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन इंटू एफ ए नॉट इंटू एक्स ए बाई समेशन ऑफ FiCpi, ये होता है इक्वेशन। इन केस यू हैव रेड, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है नॉन आइसोथर्मल रिएक्टर के बारे में तो ये एक्सप्रेशन आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, Fa नॉट नहीं होगा, Fa नॉट नहीं होगा, हम मोल्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। सो Fa नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये गलत है, Fa नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, Na नॉट लिखना पड़ेगा।
प्लीज डू चेक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहां पे कलर चेंज कर रहा हूं. एंड इन द सेम वे Fi नहीं होगा यहां पे Fa होगा, सॉरी Ni होगा. ठीक है, आई का मतलब है स्पीसीज. ठीक है, जितना भी स्पीसीज आपके रिएक्टिव सिस्टम में है उन सारे स्पीसीज को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो जाता है बैच रिएक्टर के लिए फॉर एडियाबैटिक सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे बैच रिएक्टर के लिए तो मेंशन कर दिया. सो व्हेन वी टॉक अबाउट पीएफआर और CSTR मतलब फ्लो रिएक्टर के लिए, फ्लो रिएक्टर के केस में आपका यही इक्वेशन थोड़ा मैनिपुलेट हो जाएगा, मतलब Na0 की जगह Fa0 आ जाएगा. दैट्स द ओनली पॉइंट. तो यहां पे हो जाएगा T माइनस T0 इक्वल्स टू माइनस डेल एच आर. ठीक है, यहां पे Na0 की जगह Fa0 इंटू XA बाई समेशन ऑफ FICPI हो जाएगा. तो इस बात का ध्यान दीजिए, यहां पे n है मोल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं बैच सिस्टम के लिए, और यहां पे फ्लो सिस्टम के लिए हम फ्लो रेट के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है, काफी इजी है. ठीक है, एक्सप्रेशन सिंपल है, सेम एक्सप्रेशन है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे जो रेट ऑफ एनर्जी जनरेटेड है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिफाइन करता है. दिस पार्ट इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो. ठीक है, एंड दिस पार्ट इज ऑलवेज वी कैन से एंडो. ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सो या एंडो है, तो उसके बेसिस पे हम इसको मैनिपुलेट करेंगे. ठीक है, सो इन दैट केस फॉर दैट रीजन वी हैव दीज टू इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है. ठीक है, चलो ये हो जाते हैं आपका बैच एंड पीएफआर CSTR के लिए. इतना तक सबका हो गया, क्लियर है? हाँ, okay, so I'm going ahead with one more formula. I would say इसको मैं मैनिपुलेट करता हूं, ठीक है, फाइन. अगर हम बात करें सपोज व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विड फेज, अगर क्वेश्चन पेपर में लिक्विड फेज है, सो आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट वेरी स्पेसिफिकली, अगर आपका लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज रिएक्शन है, तो आपका ये एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाएगा? दिस एक्सप्रेशन विल बी कन्वर्टेड टू T माइनस T0 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल एच आर इंटू CA0 इंटू XA बाई, यहां पे हो जाएगा आपका मिक्स इंटू CP मिक्सचर. ओके, दैट मीन्स यू विल बी हैविंग ए कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम, इसलिए यहां पे डेंसिटी मिक्सचर लिखा हुआ है. ठीक है, तो उसके हिसाब से स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट होगा, राइट? So for that case, if we talk about liquid phase, we follow this formula. तो इस बात का ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे कब? जब आपका लिक्विड फेज है. एंड इंस्टेड ऑफ दिस वी आर गोइंग टू रिप्लेस विद दिस फॉर्म, एंड Fa0 की जगह क्या हो जाएगा? CA0, बिकॉज यहां पे V0 भी आना चाहिए, तो Fa0 बाई V0 क्या हो जाएगा? CA0 हो जाएगा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विड फेज. ठीक है, यहां तक सबका क्लियर है? दिस टू एंड दिस वन, दिस आर थ्री. ठीक है, दिस आर थ्री एक्चुअली. डन, चलो यहां तक सबका क्लियर है? अच्छा, और एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, देयर इज अ स्पेशल केस, ठीक है, व्हेन सपोज यू हैव a reaction A give rise to B. ठीक है, A give rise to B मतलब AA एंड दिस इज BB. लेट्स सपोज एक रिएक्शन आपको दे दिया गया है, ठीक है, एंड सपोज A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू 1, ऐसा है. अंडरस्टैंड द थिंग, स्पेशल केस इस तरह से मेंशन किया गया है. एंड यू हैव CPA विल बी इक्वल टू CPB, ये भी आपको दिया गया क्वेश्चन पेपर में, राइट? एंड ऑल्सो आई गेस यू हैव एडिशनल फीचर, यहां पे एक और एक चीज यहां मेंशन कर सकते हैं, दिस टू आर गुड. एंड वन मोर थिंग वी कैन ऐड हियर, वन मोर थिंग वी कैन ऐड, विच वन?
क्या हम ऐड कर सकते हैं? आई होप, हाँ, वन मोर थिंग वी कैन ऐड एज एफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ बी, राइट? ये तीन कंडीशंस है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन, ये जो आपका फॉर्मूला है वो किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा? दिस फॉर्मूला गेट्स कन्वर्टेड टू this format. XA will be equals to just put the form. अगर यहाँ पे दो स्पीसीज है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? FACPA प्लस FBCPB. ठीक है, इसको एक्सपैंड करोगे तो FACPA प्लस FBCPB होगा. तो उसके हिसाब से CP इंटू डेल्टा T बाई डेल्टा HRXN, ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं. हाँ, ये बहुत बार आपसे पूछा गया है, गेट में काफी बार पूछा गया ये एक्सप्रेशन. ठीक है, ये कन्वर्शन आपको पूछा गया है. ये कन्वर्शन किसके लिए हम बात कर रहे हैं? एडियाबैटिक सिस्टम के लिए बात करें. प्लीज ट्राई टू मेक श्योर दैट वॉट एवर वी आर टॉकिंग, इट इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एडियाबैटिक प्रोसेस. इट इज एवरीथिंग रिलेटेड टू एडियाबैटिक प्रोसेस वेयर Q वैल्यू इक्वल टू 0. ठीक है, तो Q वैल्यू 0 है तो उसके हिसाब से हम इसे डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका? Clear? Give me a thumbs up, guys. Say something. Yeah. Done with this? ये आपका हो जाता है नॉन आइसोथर्मल रिलेटेड फॉर्मूला. जितना मैंने लिख पाया, मतलब जनरली एडियाबैटिक सिस्टम के लिए पूछेंगे. नॉन एडियाबैटिक हुआ तो आपको एनर्जी बैलेंस यूज करना पड़ेगा. ठीक है, प्लस Q का मतलब है आपने हीट ऐड किया है सिस्टम में, और माइनस Q का मतलब है आपने हीट एक्सट्रैक्ट किया है. ठीक है, फाइन. तो उसके हिसाब से आप इसको यूज कीजिए और आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं. सो आई जस्ट डिफाइन द जनरल फॉर्मूला व्हेन एडियाबैटिक सिस्टम इज देयर. ठीक है, चलो ये हो जाते हैं आपका नॉन आइसोथर्मल सिस्टम के लिए. ठीक है, तो ये हो जाता है आपका नॉन आइसोथर्मल सिस्टम के लिए. अच्छी बात है. ओके, now let's go for next part. Next part is when we talk about non-ideal reactors. उसमें बहुत कम फॉर्मूला है. ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, फॉर्मूला बहुत कम है. राइट, सो नॉन आइडियल रिएक्टर्स में हम बात करते पल्स. ठीक है, पल्स एक्सपेरिमेंट, फिर हम बात करते स्टेप एक्सपेरिमेंट, फिर हम आइडियल रिएक्टर्स के एग्जिट एजेस के बारे में बात करते हैं. राइट, फिर हम सेग्रीगेशन मॉडल बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं पेकलेट नंबर. वी हैव दिस, मतलब जो भी फॉर्मूला है वो उसी रिलेटेड है. ठीक है, इट रिलेट्स टू दिस. सो लेट्स गो अहेड एंड सी द फॉर्मूला रिलेटेड टू नॉन आइडियल सिस्टम्स. ठीक है, मैं फटाफट यहां पे मेंशन कर रहा हूं, आप देखते जाइए. इन केस अगर मैं कुछ भी लीव कर रहा हूं टॉपिक, इन केस आई मिस द टॉपिक, मतलब ये टॉपिक मुझे फॉर्मूला लेना था, जस्ट रिमाइंड मी. ठीक है, आई विल गिव यू थ्रू टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, तो कोई बात नहीं अगर कुछ मिस हो जाता है इन केस. ठीक है, सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर एट इन माय ओपिनियन, एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड हियर. सो नॉन आइडियल रिएक्टर्स के लिए हम बात करेंगे, नॉन आइडियल रिएक्टर्स. ठीक है, अब नॉन आइडियल रिएक्टर्स में पल्स एक्सपेरिमेंट एक बार देख लेते हैं. पल्स के क्या क्या फॉर्मूला है? व्हेन वी हैव पल्स एक्सपेरिमेंट, व्हाट फॉर्मूला? व्हेन वी टॉक अबाउट पल्स एक्सपेरिमेंट, रेसिडेंस टाइम के बारे में बात करते हैं. रेसिडेंस टाइम दो फॉर्मूला होता है व्हेन वी टॉक अबाउट पल्स एक्सपेरिमेंट. द फॉर्मूला इज समथिंग रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन, राइट? सो वी जस्ट राइट 0 टू इंफिनिटी T इंटू ई ऑफ टी डी टी. एक ये होता है एग्जिट एज के टर्म्स में. ठीक है, वेयर एग्जिट एज इज इक्वल्स टू सी ऑफ टी बाई एरिया ऑफ सी कर्व. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार ये क्वेश्चंस में पूछा गया है रेसिडेंस टाइम के बारे में. ठीक है, चलो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेप एक्सपेरिमेंट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डील विद स्टेप एक्सपेरिमेंट. स्टेप एक्सपेरिमेंट में आपका मीन रेसिडेंस टाइम होता है विच इज 1/c max 0 to c max इंटू टी इंटू डी सी. ठीक है, हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं स्टेप एक्सपेरिमेंट के लिए. अगर नॉन आइडियल रिएक्टर में स्टेप एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम रेसिडेंस टाइम निकालना चाहते हैं तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, और आइडियल केसेस में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक है, अगर पल्स एक्सपेरिमेंट में अगर आपका सी कर्व सिमेट्रिकल है तो ग्राफ से ही हम बता सकते हैं आपका रेसिडेंस टाइम क्या होगा. ठीक
ठीक है, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कब होगा, जब एरिया ऑफ सी कर्व इज सिमेट्रिकल, दैट इज अ स्पेशल केस। अगर सिमेट्रिकल नहीं है देन वी हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर है, ये चीज अच्छी बात है। ये पल्स और स्टेप के लिए मैंने यहां पे लिखा है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेग्रीगेशन मॉडल, सेग्रीगेशन मॉडल, सेग्रीगेशन मॉडल से हमें मीन कन्वर्शन पता चलता है। आई थिंक गेट के क्वेश्चन पेपर में आया था, मीन कन्वर्शन के बारे में आया था, राइट। सो वी जस्ट राइट मीन कन्वर्शन द फॉर्म एज एक्स ए बार 0 to infinity एक्स ए बैच ई ऑफ टी डी टी, ये होता है ना। या फिर अब एक्स ए बार को आप रिप्रेजेंट करते हो 1 माइनस एक्स ए बार, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाई सी ए नॉट 0 to infinity। आप यहां पे लिखोगे एक्स ए बैच है ना, तो एक्स ए बैच को आप वहां पे सी ए बाई सी ए नॉट लिखोगे, तो यहां पे आपका हो जाएगा सी ए बाई सी ए नॉट बैच, ठीक है, इंटू ई ऑफ टी इंटू डी टी। हम इस तरह से मेंशन करेंगे जब आप मीन कन्वर्शन निकालते हो सेग्रीगेशन मॉडल में, राइट। तो इस बार के गेट के क्वेश्चन में आया था, सेग्रीगेशन मॉडल के थ्रू कन्वर्शन पूछा था, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कैन टॉक अबाउट मीन कन्वर्शन इन द नॉन आइडियल रिएक्टर। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला हो चुके हैं, राइट। सम मोर थिंग, एनीथिंग टू डिस्कस? ठीक है, यस वी नीड टू डिस्कस। एक और एक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, व्हेन वी टॉक अबाउट आइडियल रिएक्टर्स, ठीक है, स्पेशली आइडियल रिएक्टर्स का एग्जिट एज फॉर आइडियल रिएक्टर्स, एग्जिट एज फॉर आइडियल रिएक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट CSTR एंड PFR वी हैव दिस एग्जिट एज डिस्ट्रीब्यूशन एज PFR में डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता है t माइनस टाउ p, ठीक है, और CSTR के लिए हम डिफाइन करते हैं, सपोज व्हेन वी टॉक अबाउट CSTR एग्जिट एज, ठीक है, और यहां पे हम बात करते हैं e माइनस टी बाई टाउ m बाई टाउ m, आई गेस आई एम राइट इनफ, ठीक है, इक्वल्स टू एग्जिट एज। ठीक है, ये हो जाते हैं आपका एग्जिट एज डिस्ट्रीब्यूशंस इन केस ऑफ आइडियल रिएक्टर्स। ठीक है, तो आइडियल और नॉन आइडियल को हम कंपेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सो आई एम नॉट डिफाइनिंग द फॉर्मूला एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपको पता है, राइट, दिस सीरीज इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं बस फॉर्मूला को रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं इन अ सीक्वेंस, सो दैट आप जब याद करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, इनकेस प्रैक्टिस के लिए भी काफी आपको ईजी लगेगा, राइट, फॉर दैट थिंग। यहां तक सबका क्लियर है दिस पार्ट? ओके फाइन, दिस पार्ट इज डन। पल्स, स्टेप एंड सेग्रीगेशन एंड एक्सिट इज फॉर द आइडियल रिएक्टर्स। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन क्वेश्चन पेकलेट नंबर। ठीक है, सो पेकलेट नंबर होता है, क्या होता है, कन्वेक्टिव बाय डिफ्यूजिव रेट। ठीक, यही होता है ना, कन्वेक्टिव रेट ऑफ कन्वेक्शन बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन, यही होता है पेकलेट नंबर। ठीक है, सो पेकलेट नंबर इफ इट इज इंफिनिटी देन इट इज ए PFR। ठीक है, व्हेन पेकलेट नंबर इज 0 then it is a CSTR. Non-ideal reactor will be behaving as PFR when Peclet number is infinity, and vice versa when Peclet number is 0 then it will behave as CSTR. ये दोनों extreme cases बहुत ज़्यादा important है, ये straight away question पूछते हैं, right? So this is somewhat which is related to dispersion model. ठीक है, तो dispersion model related है ये, right? So this is what you need to understand. ठीक है, अगर डिस्पर्शन नंबर बताना है, डिस्पर्शन नंबर बताना है, इट इज UL बाई D। ठीक है, U इज द वेलोसिटी, सुपरफिशियल वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ रिएक्टर है, ये लेंथ ऑफ रिएक्टर है, ये फ्लो रिएक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं, सो दैट्स वाई लेंथ ऑफ रिएक्टर। यहाँ पे आपका डिस्पर्शन कोफिशिएंट होता है, डिस्पर्शन कोफिशिएंट। ठीक है, इफ देर इज मोर डिस्पर्शन दैट मीन्स नॉन आइडियल रिएक्टर विल बी बिहेविंग एज अ CSTR। ठीक है, एंड इफ डिस्पर्शन इज 0, ठीक है, सो इट इज एक्टिंग एज अ परफेक्ट PFR। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको यहां पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज है रिलेटेड टू योर नॉन आइडियल सिस्टम। ठीक है, चलो ये हो जाता आपको नॉन आइडियल सिस्टम।
यहां तक सबका क्लियर है? Just go on writing or go on taking the screenshots. Just try to understand what I am saying. So when you try to revise your notes, then it will be very clear. ठीक है, अच्छी बात है. तो this is done with non-ideal system so far. ठीक है. At the end, we are coming across catalytic system. कैटालिटिक सिस्टम के लिए मैंने नोट्स बना के रखा हुआ है. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है. जैसे हम कैटालिटिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट कैटालिटिक सिस्टम वी टॉक अबाउट थिली मॉडुलस, इफेक्टिवनेस फैक्टर. वो तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और उसमें बिल्कुल भी प्लीज गलती मत कीजिए, काफी इजी है कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ सो दैट यू कैन सी. ठीक है. चलो यहाँ पे पहले डिफाइन कर देता हूँ फॉर heterogeneous system. और कुछ I think we are not left. This is the part that we have completed so far. ठीक है. तो इतना फॉर्म्स को आप थोड़ा ध्यान में रखिए. अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है then you go through the concept because there are so many concepts related to non-ideal but there are limited formula and we have written over all over the board here. ठीक है. ओके. सी यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ. मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पोर के बारे में, कैटलिस्ट पोर के बारे में बात करेंगे, फिर ओवरऑल कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि कैटलिस्ट में कई सारे पोर्स होते हैं. पहले हम पोर एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम पूरे कैटलिस्ट के बारे में स्टडी करते हैं और इसमें कौन से आपका मास ट्रांसफर इफेक्ट्स होता है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है. तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला वाइज में आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को आप थोड़ा इग्नोर कीजिए क्योंकि आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा फिलहाल. ठीक है. बट यहीं पे मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है. ठीक है. आप कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल इनसाइड द पोर आप देख सकते हो. ये क्या हेडिंग क्या है? कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल इनसाइड द पोर. ठीक है. तो यहां पे हम प्रोफाइल किसका देख रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन का, कैटलिस्ट पोर का. सो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल है. तो इसको आपको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये है आपका कैटलिस्ट एट द सरफेस. अगर आपका कैटलिस्ट है, सरफेस का कॉन्सेंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं CaS के साथ. ठीक है. तो जैसे आपका जो भी आपका सरफेस पे कॉन्सेंट्रेशन होगा वो डिफ्यूज होगा इनसाइड द पोर और आपके पोर के अंदर आपका रिएक्शन होने वाला है. तो इनसाइड द पोर आपका रिएक्शन होगा, मतलब सरफेस ऑफ द पोर में आपका रिएक्शन होने वाला है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या? डिफ्यूजन होने के बाद ही रिएक्शन होगा. तो यहाँ पे डिफ्यूजन इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल. ठीक है. तो डिफ्यूजन जब हम बात करते हैं, मतलब डिफ्यूजन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच का कॉम्पिटिशन है. मतलब जितना जल्दी डिफ्यूजन होगा उतना जल्दी आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा. दैट मीन्स दैट फैक्टर इज बीइंग डिफाइंड बाय थिली मॉडुलस. ठीक है. तो थिली मॉडुलस क्या बताता है? द कंपैरिजन ऑफ डिफ्यूजन रेट एंड आल्सो द रिएक्शन रेट, द टू थिंग्स. ठीक है. तो इसका मतलब ये है दिस पार्ट इज एक्चुअली टेलिंग अबाउट हाउ कॉन्सेंट्रेशन इज वेरिंग इनसाइड द पोर. ठीक है. तो यहां पे जो ML है, यहां पे जो ML है वो थिली मॉडुलस है, वो आपका थिली मॉडुलस है. इस बात को ध्यान रखिए. ठीक है. वो आपका थिली मॉडुलस है. ठीक है. बस आपको इतना याद रखना है. L का मतलब होता है लेंथ ऑफ द रिएक्टर. ठीक है. X का मतलब होता है एट एनी पॉइंट इनसाइड द पोर. ठीक है. कोई लेंथ है, पूरा लेंथ का है, डायमेंशन L है और कोई भी पॉइंट में अगर आप कॉन्सेंट्रेशन देखना चाहते हो सो वी आर रिप्रेजेंटिंग विथ X. ठीक है. तो उसके हिसाब से हम थिली मॉडुलस को ML से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. और यहां पे जो M है, यहां पे जो M है वो हो जाता है 2K बाई R. आप इस तरह से मेंशन कीजिए जो यहां पे लिखा हुआ है. मैंने इसको इग्नोर करने के लिए बोला है बट इसीलिए यहां पे आपको क्लैरिटी मिल सके. यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2K ट्रिपल डैश बाई R. यहां पे जो रेट कांस्टेंट है वो डिफाइन किया गया है आपका वॉल्यूम के बेसिस में. अगर आप रेट कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हो तो आप K ट्रिपल डैश लिखें. और ये आपका R का मतलब होता है रेडियस ऑफ पोर, क्योंकि हम यहां पे पोर के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहां पे रेडियस ऑफ पोर हो जाता है RP. ठीक है. तो ये हो जाता है आपका कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल. बहुत ज्यादा चांसेस है इस पे क्वेश्चन पूछने का. मतलब ये इस एक्सप्रेशन से काफी सारी चीजें हम यहाँ पे
डील कर सकते हैं। सपोज व्हेन x इक्वल्स टू l तो क्या होगा, ठीक है, तब थिली मॉडुलस क्या होगा। सो एवरीथिंग इज डिफाइंड विद दिस कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल, ठीक है। तो जब भी हम हेट्रोजीनियस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल से हम शुरू करते हैं इनसाइड द पोर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए, ये चीज हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने उस चीज को यहाँ पे जो डिफाइन किया है प्रोफाइल को मैंने यहाँ पे केसेस बनाया है, सब केसेस। व्हेन x इक्वल्स टू l तो आपका कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल क्या हो जाएगा, 1/cos ml। यहाँ जो ml है इसका मतलब थिली मॉडुलस होता है, यहाँ जो ml है वो थिली मॉडुलस है, ठीक है। तो ml मतलब फंक्शन ऑफ ml ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस पार्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, दिस पार्ट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, ठीक है। When ml is very very high, that means it is diffusion control, ठीक है। तो diffusion controlling reaction है, तो इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन काफी कम है, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है तो थिली मॉडुलस का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। सो इन द वाइस वर्सा केस व्हेन वी टॉक अबाउट थिली मॉडुलस 0, थिली मॉडुलस 0 का मतलब ये है आपका मतलब डिफ्यूजन काफी ज्यादा है, दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं थिली मॉडुलस, ठीक है। सो थिली मॉडुलस का जो एक्सट्रीम केसेस है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। सो दीज आर द जनरल वैल्यूज। व्हेन phi is less than 0.4 नॉट लिमिटिंग, डिफ्यूजन इज नॉट लिमिटिंग। व्हेन डिफ्यूजन इज लिमिटिंग मतलब लिमिटिंग का मतलब क्या, डिफ्यूजन कंट्रोल्ड है, ठीक है। तो उस तरह से हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। सो दिस इज डन। अब यहाँ पे इफेक्टिवनेस फैक्टर को यहाँ पे हम डील कर रहे हैं, बस आपको ये फॉर्म को याद रखना पड़ेगा। डू नॉट डील विथ सो मच ऑफ थिंग्स, आपको इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा, दिस पार्ट, ठीक है। ये पार्ट tan h ml/ml ये किसके लिए है, इफेक्टिवनेस फैक्टर, ठीक है। इफेक्टिवनेस फैक्टर ज्यादा कम, ये कैसे पता चलेगा, अगर वीक पोर डिफ्यूजन रेजिस्टेंस है तो इफेक्टिवनेस फैक्टर 1 हो जाएगा, अगर डिफ्यूजन कंट्रोलिंग है तो 1/थिली मॉडुलस हो जाएगा। तो ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन वी डील विथ एनालिसिस, पोर एनालिसिस, ठीक है। ये दोनों चीज यहां तक आया समझ में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज के लिए। ये होता है जब हम रिएक्टिव सिस्टम लेते हैं, अगर आपको वॉल्यूम बताना है कितना रिएक्टर का वॉल्यूम लेना चाहिए फॉर कंडक्टिंग ए हेट्रोजीनियस रिएक्शन सिस्टम, फॉर दैट केस वी डील विथ वेट। हम वॉल्यूम एक्सप्रेस करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट होमोजीनियस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट हेट्रोजीनियस हम वहां क्या यूज करते हैं, वेट ऑफ कैटलिस्ट यूज करते हैं। टर्म्स डिफरेंट हो जाते हैं बट बाकी सब सेम है, ठीक है। सो मेक श्योर कि यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, CSTR हुआ तो जनरल जैसे आप डिफाइन करते हो परफॉर्मेंस इक्वेशन वैसे ही है, बस वहां पे V के जगह वेट ऑफ कैटलिस्ट आ जाता है। इन द केस ऑफ PFR ऑल्सो V के जगह यहाँ पे W आ जाता है एंड एवरीथिंग इज सेम, नथिंग हैज चेंज्ड, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना है व्हेन यू हैव बीन आस्क्ड विद रिलेटेड टू रिएक्टिव सिस्टम, ठीक है, इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शंस, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आपका हो जाता है कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस, 2 टाइप्स के होते हैं, मास ट्रांसफर रेजिस्टेंस और डिफ्यूजन रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ फॉर दैट केस यू हैव टू गो थ्रू दैट लेवेंसपील बुक, यू नो यू हैव 3 to 4 पेजेस बेसिक, ठीक है। उसमें जितने भी फॉर्मूला है, देयर आर सो मेनी फॉर्मूला, देयर बेसिक केसेस, ठीक है, बहुत केस स्टडीज किया हुआ है, ठीक है। बट इन योर बार्क एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थिली मॉडुलस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके साथ ही साथ इफेक्टिवनेस फैक्टर को भी आपको याद रखना पड़ेगा। एक और एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो एक फॉर्मूला काफी पॉपुलर भी है, यू नो दिस फॉर्मूला आई गेस। थिली मॉडुलस का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो आप भूल ही गए। अगर इफ आई टॉक अबाउट ओवरऑल कैटलिस्ट तो यहाँ पे हम बात करेंगे थिली मॉडुलस, ठीक है। थिली मॉडुलस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, थिली मॉडुलस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कैसे, L कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होता है, दिस इज n+1/2, दिस इज CAS पावर n-1 बाई डिफ्यूजिंग कोफिशिएंट, ये होता है, राइट। इट इज जनरल, ठीक है, इट इज जनरल फॉर एनी n ऑर्डर रिएक्शन वी आर गोइंग टू डिफाइन थिली मॉडुलस इन दिस वे, ठीक है।
तो ये होता है ओवरऑल, मतलब पूरा कैटलिस्ट एज ए होल थ्री मॉडल्स डिफाइन करना है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे डिफ्यूजिविटी नहीं है, इफेक्टिव डिफ्यूजिविटी है, ठीक है। तो इफेक्टिव डिफ्यूजिविटी वी टॉक इन केस ऑफ द कैटलिस्ट एज ए होल, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू मेक श्योर, ठीक है। तो ये हो जाता है पूरा सेट ऑफ फॉर्मूला। दिस इज ऑल ओवर। इन केस इफ आई मिस्ड, सो जस्ट लेट मी नो, एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर बाक एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे केस स्टडीज काफी सारे हैं, it will take another 2 hours to deal, ठीक है। but there are so many case studies, but I would recommend to go with the level skill book, ठीक है। 5 to 6 pages, all the set of forms formula are there, ठीक है। ये मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया जो आपके एंड रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अगर आपको इसको केस स्टडी करना है कैसे ये फॉर्मूला आया एंड ऑल, सो यू हैव टू गो विद द कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई हैव डिस्कस सो फार फॉर सीआरई, ठीक है। तो सीआरई का कुछ फॉर्मूला इतना तक है, राइट। स्टिल यू हैव टू सी फॉर द ग्राफ। मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूं, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शंस, रीसाइकिल रिएक्टर्स, ठीक है, उन जनरल फॉर्म्स को आप रिप्रेजेंटेशन देखिए, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग ऑटो कैटालिटिक रिएक्टर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पे ध्यान दीजिए। मे बी दैट क्वेश्चंस में पॉप अप एज पर द ग्राफ्स, ठीक है। तो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो फॉलो स्टैंडर्ड ग्राफ्स, लेवेंसविल प्लॉट ग्राफ्स फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। सो आई वुड से ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, and just revise and just go confidently for the exams. Okay, thank you.